हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपकी रेनबो का पहला चैप्टर है प्रोज का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी जी। तो अगर इस चैप्टर के आप अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो इस चैप्टर का अगर आपको समरी लिखने के लिए दे दिया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों ना पूछ लिया जाए, आप बहुत आसानी से इसके आंसर को लिख लेंगे। बस आपको इसके अर्थ को समझने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के पूरे अर्थ को अच्छे से समझेंगे, पूरी व्याख्या को देखेंगे। बस आपको अनुवाद आना चाहिए इंग्लिश से हिंदी में, तो आप अच्छे से समरी हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर लेंगे, अगर आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखते हैं तो, और अच्छे से समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का पूरा अच्छे से अर्थ देखेंगे और आपको लास्ट तक इसके अर्थ को अच्छे से समझ लेना है। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए दिया हुआ था। हो सकता है इस साल भी इसका समरी लिखने के लिए दे दे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज़रूर ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर समरी हो। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं अपना जो पहला चैप्टर है हमारा। तो पहले हम राइटर के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या मतलब है कि भारत की सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या रही है, इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने बताया है। तो इसमें बेसिकली महात्मा गांधी जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो वही रही है, या हमको इसमें पाश्चात्य सभ्यता या जिसे आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह सकते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमें प्रभावित नहीं होना है। यही इन्होंने इस लेसन में बताया है, या फिर ये बताने का प्रयास किया है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो अलग है और जो भारतीय सभ्यता है वो अलग है। पश्चिमी सभ्यता ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है, या पश्चिमी सभ्यता जो है वो पदार्थवाद पर है, भौतिकवाद पर है। उसका आधार ही भौतिकवाद है, मतलब उसमें अगर हम गए तो हम सुख सुविधाओं से भर जाएँगे। जैसे आज आपका वर्तमान का समय है, जितना पैसा लोगों के पास है, उतनी ही सुख सुविधाओं की लोग इच्छा करते हैं। आपके पास जब थोड़ा पैसा होता है तो आप सस्ता फ़ोन लेते हो, उसके पास जब आपके पास और ज़्यादा पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे? उससे भी ज़्यादा महँगा फ़ोन लेंगे। फिर और पैसा आया तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा महँगी गाड़ी लेंगे। उसके बाद और पैसा आया तो और ज़्यादा महँगी गाड़ी लेंगे। यही आपकी बहुत लोगों की तो यही इच्छा होगी, बहुत लोगों के सपने ही यही होंगे। तो ये क्या है? ये हमको पूरी तरीके से भौतिकवाद पर या पूरी तरीके से सुख-सुविधाओं से ग्रसित कर देता है, और इसी बात का विरोध करते हैं महात्मा गांधी इस लेसन में। और जो इंडियन सिविलाइजेशन या कह सकते हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, वो आत्मा पर, स्पिरिचुअलिटी पर कह सकते हैं, आध्यात्म पर, वो उस पर बिलीव करती है, या कह सकते हैं वो ईश्वर में विश्वास करती है। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता है वो गॉडलेस होती है, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करती है। वो किस में विश्वास करती है? केवल सुख-सुविधाओं पर, केवल पदार्थ पर विश्वास करती है, केवल भौतिकवाद पर विश्वास करती है। मतलब आप जितना सुख-सुविधाओं से ग्रसित होंगे और आप जितना ही चाहेंगे, या आप अगर इससे भागेंगे नहीं, अपने आप को अगर आप सीमित नहीं करेंगे, अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करेंगे, तो आप इसके पीछे पागल होते चले जाएँगे। ये गांधी जी का विचार है और ये विचार सही भी है। अगर आप अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आज ये चाहिए आपको, ये चाहिए, तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो मनुष्य है वो कैसा है? रेस्टलेस बर्ड की तरह, एक बेचैन चिड़िए की तरह है। उसे जितना भी मिलता जाएगा वो क्या होता जाएगा? उसे और की इच्छा रहती है। इसलिए भारतीय सभ्यता हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने आप को जो है बांध कर रखना चाहिए, अपने आप को सीमा में रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना चाहिए। वहीं पाश्चात्य सभ्यता जो है वो हमें अपनी इच्छाओं के अनुसार ही जीना सिखाती है, भौतिकवाद सिखाती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही आपको बताया गया है। अब अच्छे से इस चैप्टर को देखते हैं। पहले तो हम महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1948, यानी जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1948 में। कह रहे हैं कि पॉपुलरली नोज एज अ बापू। ये किस रूप में विख्यात थे, किस नाम से जाने जाते थे? बापू के नाम से। एंड द फादर ऑफ द नेशन वाज मोरल स्पिरिचुअल लीडर, और फादर ऑफ नेशन, ठीक है, और राष्ट्र के पिता या राष्ट्रपिता आप इनको कहते हैं, इस नाम से जाने जाते थे। मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, और ये राजनेता से अधिक, पॉलिटिशियन से अधिक क्या माने जाते थे? स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता माने जाते थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नेता माने जाते थे।
he successfully used to the truth and non-violence as the चीफ वेपन, मुख्य औजार के रूप में, मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट, विरोध में द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश नियम के या ब्रिटिश शासन के, इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को क्या किया, हेल्प किया, सहायता किया, टू गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये बापू के नाम से जाने जाते थे और फादर ऑफ नेशन, और राष्ट्र के पिता के नाम से जाने जाते थे। ये राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, मतलब राजनीतिक विचार से ज्यादा ये आध्यात्म में विश्वास करते थे, आध्यात्मिक नेता थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य औजार के रूप में प्रयोग किया, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, भारत को आजादी दिलाने में। तो इन्होंने भारत को आजादी दिलाने में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सत्य और अहिंसा को अपने हथियार के रूप में, अपने मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, तो 1915 से लेकर 1948 तक। 1915 से पहले गांधी जी इसके पहले दक्षिण अफ्रीका थे। ठीक है, इसके बाद जब ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, ठीक है, 9 दिसंबर 1915 को ये कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका से ये वापस आते हैं। तो इसके बाद से ही इन्होंने जो आंदोलन है अपना, वो आंदोलन करना शुरू कर दिया 1915। तो मतलब कि अपना जो मुख्य हथियार है कौन सा, अहिंसा और सत्य। तो मतलब कि स्वतंत्रता दिलाने का कार्य इन्होंने कब से शुरू किया, 1915 से शुरू किया, और 1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियन। ठीक है, तो ये भारतीय पॉलिटिशियन या राजनेता के रूप में क्या हो गए, पूर्ण रूप से जाने जाने लगे। मतलब इन्होंने राजनेता के रूप में 1915 से लेकर 1948 तक काम किया। He died at the hands of the fanatic of 13 जनवरी 1948, और मृत्यु कब हो गया, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु को प्राप्त हो गए, इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, उसका क्या नाम था, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। क्या नाम था, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ एंड द न्यूमेरियस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड on the different occasion reveal him not only as a original thinker but also a great master of chaste atomistic English. In the following extract, Indian civilization and culture, Gandhi ji talks about the sound of foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, cannot match the Indian civilization, the element of the moral being. ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो इनका ऑटोबायोग्राफी है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, ये क्या है, ये एक यंग इंडिया या कह सकते हैं कि जो युवा भारत है उसके लिए है। ठीक है, और एक स्पीच है या भाषण है जो कि इन्होंने दिया था, डिलीवर किया था इन डिफरेंट ओकेजन, अनेक उत्सवों पर। ठीक है, रिवील हिम, और उन्होंने रिवील किया था नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक थिंकर की तरह नहीं, बट आल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ चास्ट। ठीक है, तो एक महान नेता की तरह, या कह सकते हैं एक महान मास्टर की तरह इन्होंने क्या किया था, इस यंग इंडिया को, ये जो भाषण है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने दिया था। तो बहुत सारी स्पीच इन्होंने दी थी यंग इंडिया को। ठीक है, अनेक अनेक ओकेजन पर, अनेक अनेक उत्सवों पर। ठीक, कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो फॉलोइंग अंश दिया गया है आपको, इसी का माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, इसी का एक अंश दिया गया है नीचे, क्या, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ का, कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसमें गांधी जी क्या बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में बात करते हैं, उसकी फाउंडेशन, उसकी मजबूती के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ सक्सेसफुली रही है, मतलब सफलता रूप से समय के साथ क्या हुई है,
रही है, हमेशा विद्यमान रही है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटर्निटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। उसकी प्रवृत्ति क्या रही है? उसकी प्रवृत्ति है कि जो हमारी प्रिविलेज मेटर्निटी है, मतलब जो हमारी पदार्थवाद है या भौतिकवाद है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन द एलिमेंट्स ऑफ मोरल बीइंग। ठीक है, कह रहे हैं कि वो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती है। इसकी भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी क्या रही है? एलिवेट्स ऑफ मोरल बीइंग, नैतिकता को एलिवेट करना, विकसित करना, नैतिकता को विकसित करना। तो कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है, जहां पर दिया गया मतलब कि उपरोक्त जो नीचे दिया गया, जो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश, ये इसी का भाग है। किसका भाग है? माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। इसी का भाग है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट, बात करते हैं किसके बारे में? फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता की नींव के बारे में, या भारत की सभ्यता की मजबूती के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो क्या है? सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ कैसी रही है? दृढ़ रही है, मतलब समय के साथ बदली नहीं है, वही की वही रही है। और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, दिस हैज द टेंडेंसी, उसकी प्रवृत्ति रही है कि मेटर्निटी, जो पदार्थवाद है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, उसकी प्रवृत्ति क्या रही है? मेटर्निटी रही है, पदार्थवाद या कह सकते हैं भौतिकवाद रही है, जो कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से नहीं मिलती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता क्या करती है? नैतिकता को विकसित करती है, जो कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, उसकी प्रवृत्ति पदार्थवाद है, जो कि भारतीय सभ्यता की संस्कृति, जो कि भारतीय सभ्यता से मिलती नहीं है, मेल नहीं खाती है, जिसका मतलब क्या होता है? जो जो सभ्यता है वो मोरल बीइंग, मतलब नैतिकता को एलिवेट्स करती है, विकसित करती है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो है नीचे वाली लाइन, ये किसके बारे में बताया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि जो भारत की सभ्यता है वो कैसी है, या फिर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसमें गांधी जी ने क्या बताया है। तो इसमें गांधी जी ने क्या बताया है कि जो भारतीय सभ्यता है वो समय के साथ बदली नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति क्या रही है? भौतिकवाद रही है, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन से या भारतीय सभ्यता से मिलती नहीं है, जिसका उद्देश्य नैतिकता को विकसित करना है। ठीक है, बस सिंपल यही लाइन है। क्या लाइन है? कि भारतीय सभ्यता, या फिर गांधी जी इसमें भारतीय सभ्यता के फाउंडेशन के बारे में, नींव के बारे में बात करते हैं, जो क्या है? जो कि समय के साथ बदली नहीं है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति पदार्थवाद है, या कह सकते हैं भौतिकवाद है, जो भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाती, जिसका उद्देश्य मोरल बीइंग, कह सकते हैं नैतिकता को विकसित करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ पर लेखक परिचय या जीवन परिचय आप कह सकते हैं। राइटर के बारे में हमने देख लिया है, अबाउट ऑथर, और थोड़ा सा हमने समझ लिया है लेसन के बारे में। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? भारत की सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, भारत की सभ्यता और संस्कृति। तो इसमें गांधी जी ने भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है, उसकी बड़ाई की है, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, या कह सकते हैं कि जो विदेशियों की सभ्यता है, जो ब्रिटेन की सभ्यता है मुख्य रूप से, क्योंकि ब्रिटेन ही उस समय भारत आकर के रह रहे थे और अपनी सभ्यता हमारे ऊपर थोप रहे थे, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग थोप भी रहे थे, कुछ हमें प्रभाव भी पड़ा है हमारे ऊपर। आज भी उसका प्रभाव हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से अब क्या हो गए? मटेरियलिस्टिक हो गए, पूरी तरह से हम वस्तुओं पर, या कह सकते हैं सुख सुविधाओं पर ही निर्भर हो गए हैं। तो उसकी वो पाश्चात्य सभ्यता की इस तरह से सुख सुविधाओं का जो, या जो उसमें पदार्थवाद या भौतिकवाद है, उसकी ये आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। Nothing can equal the seed sown by our ancestors. Rome went, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing
can be said, but India is still somehow or other sound at foundation. The people of Europe learn their lesson from the writing of the men of Greece, of Rome, which exist no longer in their former glory. Can I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world? कह रहे हैं यह मेरा विश्वास है। गांधी जी कहते हैं कि यह मेरा विश्वास है कि जो सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, ये जो भारत की सभ्यता है, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो भारत में या फिर वो विश्व में किसी से भी बीट नहीं कर सकती। मतलब वो इस सभ्यता को भारत का जो देश की या विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, उसे दुनिया की कोई भी सभ्यता या उससे दुनिया की कोई भी सभ्यता बराबरी नहीं कर सकती है। ठीक है, उससे दुनिया की कोई भी सभ्यता, कोई भी सभ्यता क्या नहीं कर सकती है? बराबरी नहीं कर सकती है। मतलब कि जो भारतीय सभ्यता है वो कैसी है? वो सबसे सही है या सबसे उच्च कोटि की है। उस सभ्यता की बराबरी दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि भारत की मेरा विश्वास है या मेरा मानना है कि जो भारत की सभ्यता विकसित हुई है, उस सभ्यता की बराबरी दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसकी सभ्यता के बराबर कोई दुनिया की सभ्यता है, उसके बराबर दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। कह रहे हैं कि नथिंग कैन, कुछ भी नहीं बोया गया। सीड मतलब बीज, सोन मतलब बोया गया, कुछ भी नहीं बोया गया है। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के जो बोए गए बीज हैं, उसका नथिंग कैन इक्वल, किसी के भी बराबर नहीं है। मतलब आज तक किसी भी देश के पूर्वजों ने ऐसा बीज नहीं बोया है जैसा बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है, और जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उत्पन्न होगा। आम का बीज बोएंगे तो आम का फल उत्पन्न होगा, दशहरी बोएंगे तो दशहरी होगा, दूसरा कोई आम का बीज बोएंगे तो आम का ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आम का बीज आपने बो दिया, बबूल का पेड़ बो दिया तो आम निकल आएगा, नहीं आएगा ना। बबूल बोया है तो बबूल ही निकलेगा, या आम का पेड़ की कोई भी प्रजाति ही बोई है तो वही प्रजाति उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है कि आपने दशहरी बो दिया तो लंगड़ा आम निकल गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि नथिंग कैन बी इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कह रहे हैं कि नथिंग कैन बी, किसी भी, आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स ने, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, नथिंग कैन इक्वल, वो किसी की भी या किसी की भी बीज की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी की भी बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया, मतलब रोम की सिविलाइजेशन क्या हो गई? खत्म हो गई, चला गया। और ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस ने भी क्या किया है? वही भाग्य साझा किया है, मतलब ग्रीस भी वैसा ही हो गया है। और द माइट ऑफ फेरोज वाज ब्रोकन, और जो फेरोज हैं उनकी भी ताकत क्या हो गई है? टूट गई है। वाज ब्रोकन, माइट का मतलब होता है शक्ति या कह सकते हैं ताकत, तो फेरोज की भी ताकत क्या हो गई है? टूट गई है। फिरोज की भी ताकत टूट गई है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पश्चिमीकृत हो गया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में, चीन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। कह रहे हैं लेकिन जो भारतीय है, इंडिया इज स्टिल, जो भारत है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी है, समहाउ और अदर्स। ठीक है, कह रहे हैं साउंड एट द फाउंडेशन, इसकी जो नींव है वो कैसी है? इसकी जो साउंड है या उसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत है, इसकी नींव मजबूत है। द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न दियर लेसन from the writing of the men of the Greece and the Rome which exist no longer on their former glory। कह रहे हैं वहीं जो यूरोप के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? लर्न दियर लेसन, अपने लिए एक पाठ सीख रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम राइटिंग, जो लिखा हुआ है, किसने लिखा है? मैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के लोगों ने, आर रोम, अथवा रोम के लोगों ने। मतलब कि जो ग्रीस और रोम का इतिहास है, वहां से ये लोग क्या कर रहे हैं? यूरोप के लोग सीख रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, पूर्व की ग्लोरी का मतलब होता है, आपके पास यहाँ दिया गया है गौरव, मतलब जिसका गौरव ही खत्म हो गया है, जिसकी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। हमने देखा यहाँ कि रोम भी चला गया है, ग्रीस भी चला गया है।
मतलब इनकी सभ्यता खत्म हो गई है। और जो यूरोप के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, इन्हीं की सभ्यता से सीख रहे हैं। जो इन्होंने लिखा है, मतलब जो इनके पूर्वजों ने लिखा है, जो इनका इतिहास है, इसी इतिहास को पढ़ के ये लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो लंबे समय तक नहीं एग्जिस्ट करती है, नहीं है, ठीक है, दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पूर्व के गौरव को लिए हुए। मतलब भारत की जो सभ्यता है वो आज वैसी ही है जैसी वो पहले थी, लेकिन बाकी देशों की सभ्यता, गांधी जी का कहना है, वो सारी सभ्यताएं चली गई हैं, चाहे रोम हो, ग्रीस हो, चाइना हो या फिर जापान है। और वहीं यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, वो उसी सभ्यता से सीख रहे हैं। कौन सी? ग्रीस और रोम की सभ्यता से, जो आज जीवित ही नहीं है, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका पूर्व गौरव खत्म हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो भारतीय सभ्यता है वो कैसी है, वो विकसित नहीं, वो ऐसी विकसित हुई है जैसी दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं है। कि मेरा मानना है कि भारत भारत में जो सभ्यता विकसित की है, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, वैसी दुनिया की किसी भी सभ्यता विकसित नहीं हुई है, या वैसी सभ्यता किसी भी देश ने विकसित नहीं की है। ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। ऐसा बीज, हमारे पूर्वजों ने जैसा बीज बोया है, वैसा बीज किसी भी दूसरे देश के बराबर नहीं है। मतलब हमारे पूर्वजों द्वारा बोया गया बीज दूसरे किसी भी देश की बीज की बराबरी नहीं कर सकता है। रोम चला गया, ग्रीस का भी वही भाग्य हो गया। द माइट ऑफ द फिरोज वाज ब्रोकन, और जो फिरोज की ताकत है वो भी टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पश्चिमीकृत हो गया। और जो चीन है, नथिंग कैन बी सेड, जो चाइना है वो भी क्या है, वो भी, उसके बारे में तो कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता। मतलब उसकी तो हालत और ही खराब है, और ही बदतर है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया आज भी है, समहाउ और अदर्स, हम दूसरों को देखें, साउंड ऑफ आवर एट द फाउंडेशन, उसकी नींव आज भी जिंदा है, आज भी साउंड करती है। और द पीपुल ऑफ यूरोप, वहीं जो यूरोप के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं, लर्न दियर लेसन। कितनी हंसी की बात है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रीस से और रोम से अपना लेसन, अपना पाठ सीख रहे हैं। ठीक है। ये ग्रीस से और रोम से सीख रहे हैं, जिसकी सभ्यता अब है ही नहीं, जिसके पास कोई सभ्यता ही नहीं है, जिसकी अपनी कोई सभ्यता ही नहीं है, अपनी सभ्यता जिसने गवा दी, ये उन्हीं देशों से जाकर यूरोप सीख रहे हैं। फॉर्मर ग्लोरी, जिसकी पूर्व सभ्यता चली गई है, नो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। जिसकी पूर्व की सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती है, वो क्या हो गई है, हम उन्हीं ग्रीस और रोम से, ये यूरोप के लोग उन्हीं के लिखे गए इतिहास से सीख रहे हैं। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? कह रहे हैं ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, वो उनसे लर्न करने का, सीखने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं। द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस। कह रहे हैं कि यूरोपी ऐसा इमेजिन करते हैं, ऐसा सोचते हैं, दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक, वो इन गलतियों को अवॉइड करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, ऑफ ग्रीस, जो कि ग्रीस ने की और रोम ने की। सच द दियर पिटेबल कंडीशन, कह रहे हैं इनकी बहुत ही दयनीय अवस्था है, बहुत ही दयनीय कंडीशन है, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। तो कहते हैं गांधी जी कि यूरोप के जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, ग्रीस और रोम की सभ्यता से सीख रहे हैं, जिनका पूर्व गौरव अब कुछ रहा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। और ये इनसे सीख क्यों रहे हैं? ये इनसे इसीलिए सीख रहे हैं, इसीलिए उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस, कि जो गलती ग्रीस और रोम के देश ने की है, वो गलती ये नहीं करेंगे। मतलब ये इसलिए उनसे उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कौन-कौन से काम किए जिससे इनकी जो फार्मर ग्लोरी है या पूर्व सभ्यता है वो चली गई। तो कहते हैं हम भी वही सारे काम नहीं करेंगे कि हमारी भी पूर्व सभ्यता ना जाए। ठीक है? इसलिए वो इनके इतिहास को पढ़ रहे हैं, उनके लेखकों के द्वारा लिखे गए इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि वही गलतियां हम भी ना कर दें, हमको पता ही तो नहीं है कि वो कौन सी गलतियां किए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम भी कहीं ना वो गलतियां कर दें, तो इसलिए पहले उनकी गलतियों को देखें कि ऐसी कौन कौन सी उन्होंने गलतियां की जिससे उनकी जो गौरव है उनके देश का वो चला गया, या जो सभ्यता है उनके देश की वो चली गई, वो गलतियां हम भी नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे कोई लड़का फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, वही हाल है कि कोई फेल हो गया आपका सीनियर, तो आप उससे सीखेंगे कि तुमने ऐसा क्या क्या गलत काम किया था, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे तुम फेल हो गए। पहले से ही मैं तैयार हूं कि मुझे वो काम नहीं करना है जिससे मैं फेल हो जाऊं। वही बात यहाँ पर भी है, यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीस से
और रोम से सीख रहे हैं, क्योंकि उनकी पाश्चात्य सभ्यता, उनकी पुरानी सभ्यता जो है वो चली गई है। तो ये इसीलिए सीख रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हमारी भी पुरानी सभ्यता कहीं ना चली जाए। तो जो काम इन्होंने किया था वो काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई फेल हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसके पास जाकर आप उससे पूछ लें कि आपने क्या क्या गलती की थी, तो वो आपको बताए कि मैंने ये गलतियां की थी, मैंने बहुत फोन चलाया, मैं बहुत घूम रहा था, मैं दिन भर सो रहा था, किताब देख लेता था, सो जाता था। तो वो गलतियां मैं नहीं करूंगा, तभी आपके दिमाग में आएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है। बिल्कुल ये उसी तरह से। तो कहते हैं डियर, सच अ डियर पिटिबल कंडीशन, कितनी दयनीय अवस्था है, वही अवस्था आपकी भी है। आपको तो इतना तो पता है ना कि फ़ोन चलाने से नहीं, जब नहीं पढ़ूँगा तो नहीं पास होऊँगा, फ़ेल होऊँगा। तो उसने भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? इन्होंने भी अपनी सभ्यता को बदलना चाहा होगा। इन्होंने भी अपनी वो सारी सभ्यताएँ जो है उनको भुला दिया होगा, उसको नहीं रखना चाहा होगा और पाश्चात्य सभ्यता को अपना लिया होगा, ठीक है? दूसरों की सभ्यताओं को अपना लिया होगा। देखते हैं हम दूसरा पैराग्राफ। दूसरा कह रहा है कि द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन इमूवल, इंडिया कैसा है, स्थिर है, अचल है, ठीक है। एंड देयर हर ग्लोरी, और उसकी ग्लोरी भी और उसका गौरव भी अचल है, दृढ़ है। इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कह रहे हैं कि इट इज द चार्ज अगेंस्ट द इंडिया, यह भारत के खिलाफ आरोप है, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब जो भारत के लोग हैं वो कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, वो लोग असभ्य हैं, और कैसे हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, और कैसे हैं, स्टॉलिड हैं। स्टॉलिड मतलब होता है अडिग हैं, अडिग मतलब अपनी सभ्यता को छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, कह रहे हैं कि कुछ कुछ भी संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है उनके लिए, उनके लिए यह संभव ही नहीं है टू अडॉप्ट एनी चेंज, कि वो किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार करें। इट इज द चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, कह रहे हैं कि हमने क्या अनुभव किया, या वास्तव में क्या है, हमारी योग्यता के खिलाफ है, कह रहे हैं वास्तव में हमारी योग्यता के खिलाफ है, मतलब हम दूसरों की संस्कृति को या बदलाव को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वी हैव टेस्टेड द फाउंड ट्रू ऑन द एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस, वी डेयर नॉट चेंज, ठीक है। हमने अनुभव के आधार पर जो परीक्षण किया है, टेस्ट किया है, क्या किया है, और फाउंड द ट्रू, और सच पाया है, क्या पाया है, ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के आधार पर क्या पाया है, वी डेयर नो चेंज, कि हमें बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बदलने की हिम्मत ही नहीं है, मतलब हम बदलना ही नहीं चाहते, वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, दियर एडवाइस अपनी सलाह देते हैं, अपॉन इंडिया भारत पर, एंड सी रिमेन स्टडी, और वह क्या रह जाती है, स्थिर ही रह जाती है, और वह सलाह उनकी स्थिर रह जाती है। दिस इज हर ब्यूटी, ये हमारी सुंदरता है। इट इज अ सीट एंचर ऑफ आवर होप, और यह हमारी आशा की, एंचर ऑफ आवर होप हमारी आशा की क्या है, आखिरी किरण है। यह क्या है, हमारी आशा की आखिरी किरण है। तो कह रहे हैं कि इन सब के बीच में इंडिया रिमेन, इंडिया अभी भी कैसी है, इमूवल है, अचल है, एंड दैट हिज ग्लोरी, और यही इसका गौरव है, या कह सकते हैं यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी महिमा है, ठीक है। ग्लोरी का मतलब गौरव, महिमा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इट इज द चार्ज अगेंस्ट द इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कह रहे हैं कि भारत पर क्या लगा है, यह आरोप लगा है, चार्ज मतलब आरोप लगा है, अगेंस्ट इंडिया भारत के विरुद्ध यह आरोप लगा है कि हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि इनके जो लोग हैं वो कैसे हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, एंड स्टॉलिड और अडिग हैं, मतलब दृढ़ विश्वासी हैं, अपने विश्वास से अपने सभ्यता से हटने वाले नहीं हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए हम प्रेरित नहीं कर सकते, या किसी भी बदलाव को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। इंड्यूस देम मतलब प्रेरित करना, उनको प्रेरित करना, किसी भी बदलाव के लिए उनको प्रेरित करना संभव नहीं है। आगे क्या कहते हैं कि इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और क्या है, यह हमारी योग्यता के खिलाफ है। मेरिट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कितनी मेरिट आई तुम्हारी, मतलब योग्यता, क्या योग्यता है तुम्हारी, कितने नंबर आए तुम्हारे,
ठीक। तो कह रहे हैं कि इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, या हमारी योग्यता के खिलाफ है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन एनुअल ऑफ एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि मैंने आधार पर, या मैंने अनुभव किया है, या मेरे अनुभव के आधार पर, व्हाट वी हैव टेस्टेड, मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू, और जो सत्य पाया है, क्या पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, हम में बदलने की हिम्मत नहीं है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। ट्रुथ और डेयर खेलते हैं ना आप लोग, ट्रुथ मतलब सत्य, और डेयर काम दिया जाता है ऐसा कोई काम जो बहुत हिम्मत वाला हो। ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह परीक्षण किया और फाउंड ट्रू, और सच को पाया है कि वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। मेनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोगों ने अपनी सलाह भारत पर दी, एंड सी रिमेन स्टिल, और वह स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यह इसकी सुंदरता है। मतलब बहुत से लोगों ने भारत को बदलने की सलाह दी, कुछ अलग करने की सलाह दी, लेकिन वो कैसा है, अभी भी स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, ये भारत की सुंदरता है, ये भारत की सुंदरता है। दिस सीट आंसर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है, आशा की आखिरी किरण है कि हमको भारत को बदलना नहीं है। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन सभ्यता के आचरण का वह तरीका है, ठीक है, विच पॉइंट आउट द मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, जो व्यक्ति को क्या करता है, पॉइंट आउट, इशारा करता है किस तरफ, पाथ ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को करने के प्रति, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति को क्या करता है, कर्तव्य का मार्ग बताता है, और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और उसके कर्तव्य का पालन करता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का पालन करता है, आर कन्वर्टिबल टर्म, ये दोनों कैसे हैं, कन्वर्टिबल मतलब जो बदलते रहते हैं, ठीक है, मतलब परिवर्तनीय शब्द हैं। कौन कौन से, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब कि जो कर्तव्य का पालन है और जो नैतिकता का पालन है, ये दोनों परिवर्तनीय शब्द हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, अगर हम मोरालिटी को ऑब्जर्व करें, नैतिकता का पालन करें, इट टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड, यह क्या है, माइंड एंड आवर पैशन, यह हमारे माइंड मतलब हमारे दिमाग में, एंड आवर पैशन, और हमारी इच्छा कह सकते हैं, या हमारी जुनून कह सकते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा, पैशन का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना उसको उस चीज की जुनून है, उस चीज की इच्छा है, उसको पैशन है उसका, ठीक है, करने का। कहना टू अटेंड मास्टरी, इसमें क्या किया, इसने महारत हासिल की है। तो जो नैतिकता का पालन है वो हमारे हमारे जुनून पर महारत हासिल की हुई है, मतलब कि हमको किसी भी तरह से अपनी नैतिकता का पालन करना है, अपनी मोडालिटी को ऑब्जर्व करना है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, कह रहे हैं हम अपने आप को क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए हम वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि गुजराती में देखें तो जो सभ्यता है वो इक्विवेलेंट है, बराबर है, किसके बराबर है, मींस गुड कंडक्ट। तो सिविलाइजेशन सॉरी, गुजराती में सभ्यता का या सिविलाइजेशन का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है, या गुजराती में समकक्ष सभ्यता, समकक्ष किसके है, अच्छे व्यवहार के समकक्ष है, मतलब गुजराती में इसका अर्थ क्या होता है, अच्छा व्यवहार। तो गांधी जी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, सभ्यता का आचरण वह तरीका है, वह मोड ऑफ कंडक्ट है जो भारत के लोग को या जो मनुष्य को क्या करता है, पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग बताता है। और जो ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है, कर्तव्य का पालन है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, जो नैतिकता का पालन है, ये दोनों ही परिवर्तनीय शब्द हैं, टर्म है, परिवर्तनीय शब्द हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। और मोरालिटी का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, ये हमारे दिमाग और हमारे इच्छा, हमारे पैशन, हमारे जुनून में अटेन मास्टरी, मास्टरी हासिल किए हुए है, महारत हासिल किए हुए है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं। और गुजराती में जो सभ्यता का अर्थ किसके बराबर है, तो अच्छे व्यवहार के बराबर है। तो गुजराती में सभ्यता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। कह रहे इफ द डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है कि गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या हो गया, गुड कंडक्ट। गांधी जी कहाँ के थे,
गुजरात के थे, पोरबंदर के थे, ठीक है। कह रहे हैं देन इंडिया, तो भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव सोन, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, एंड दिस इज इट एट एज इट शुड बी। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर यह परिभाषा सही है तो भारत, जैसा कि राइटर्स हैव सोन, जैसा कि लेखक, कई लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, उसे किसी और से, एनीबॉडी एल्स मतलब किसी भी और से, नथिंग नहीं है जरूरत किसकी, लर्न, सीखने की, तो उसे किसी और से, किसी भी और से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एट इट शुड बी, और यह वैसा ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए, मतलब ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मतलब गांधी जी भी मानते हैं कि हमें किसी और भी देश से या किसी भी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि अगर गुजराती में इसका मतलब होता है सभ्यता का अच्छा व्यवहार, तो मतलब हमारे पास तो अच्छा व्यवहार है ही, तो हमें किसी और से कुछ क्यों ही सीखने की जरूरत है। तो इसी बात पर कहते हैं कि अगर यह परिभाषा सही है तो भारत को, एज सोन एनी राइटर्स है, जैसा कि बहुत सारे राइटरों ने दिखाया है, बहुत सारे लेखकों ने बताया है कि हमें भारत या कि हमें किसी भी दूसरे से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एट शुड बी, और ऐसा ही होना चाहिए, जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। मतलब गांधी जी भी मानते हैं कि हमें किसी से भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जब अच्छा व्यवहार हमारे पास है और सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है गुड कंडक्ट, तो हमें किसी और से सीखने की क्यों जरूरत है। ठीक, अगला पैराग्राफ, इसमें गांधी जी क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो दिमाग होता है वो कैसा होता है, कि वी नोटिस, हम ऐसा नोटिस करते हैं या देखते हैं, दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वो कैसा है, रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। जैसे एक बेचैन पक्षी हो, जैसे एक बेचैन पक्षी हो, मान लीजिए कोई पक्षी हो, उसको प्यास लगी है, कोई चिड़िया, तो कैसी हो जाएगी, बेचैन, इधर उधर उड़ती रहेगी। वही कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, कह रहे हैं कि द मोर इट गेट्स, ये जितना पाएगी, द मोर इट वांट्स, उसे उतनी ही चाहत होगी, मतलब जितना ही आप उसको देंगे वो इतनी ही इच्छा रखेगी, उतनी ही चाहत होगी। टू इट स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, यह हमेशा कैसी रहती है, असंतुष्ट रहती है, अनसेटिस्फाइड रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम कैसे रहते हैं, हम अपने पैशन में, इंडल्ज मतलब लिप्त रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, किसमें, अपने पैशन, अपने जुनून में। वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम अपने जुनून में, अपनी इच्छाओं में मस्त रहते हैं। और मोर अनब्रिडेबल दे बिकम, और वे कैसे हो जाते हैं, मोर अनब्रिडल्ड मतलब कि ये हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। तो जैसे उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई पालतू जानवर आपके पास होगा, मान लीजिए आप उसको छोड़ दीजिए तो वो कैसा हो जाएगा, बेलगाम हो जाएगा। या कोई घर में, आप बहुत लोग के घर के आसपास भी देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो हमेशा घूमता रहता है और कहता उसे किसी की जरूरत नहीं है, उससे कोई पूछता नहीं, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया है, बेलगाम हो गया है। आपके दोस्तों में हो सकता है कोई ऐसा हो जो दिन भर घूमता रहता हो, मतलब वो कैसा है, अनब्रिडल्ड है, बेलगाम है। ठीक है, उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, बस हमेशा विचरण करता रहेगा। तो वो कैसा हो गया है, बेलगाम हो गया है। क्यों, तो जब उसकी इच्छा, जब आपकी इच्छा जो है, आप अपनी बहुत सारे जुनून में लिप्त रहेंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहेंगे और वो सारी आपको मिलती रहेंगी, तो आप कैसे हो जाएंगे, बेलगाम हो जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं आवर एंसेस्टर्स दियर फोर सेट अ लिमिट टू आवर इंडिजिनियस, कह रहे हैं कि इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया था, सेट अ लिमिट, एक सीमा तय कर दी थी, किसकी, आवर इंडलेंस, हमारे इच्छाओं की। ठीक है, हमारे इच्छाओं की उन्होंने क्या की थी, एक सेवा तय, एक सीमा तय कर दी थी, लिमिट तय कर दी थी। इंडलेंस मतलब इच्छा आप कह सकते हैं या सुख सुविधा कह सकते हैं, भोग विलास कह सकते हैं, उसकी उन्होंने एक सीमा तय कर दी थी, बस इससे ऊपर नहीं जाना है, मतलब इतना ही सुख सुविधा लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कह रहे हैं कि दे सॉ दैट, वे देखते हैं कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, काफी हद तक कैसी है, मेंटल कंडीशन, हमारी मानसिक स्थिति पर है। मतलब अगर हम मान लें
तो हम खुश हैं, और अगर बहुत सारी इच्छाओं की हमारे पास सीमा रहे, हमको संतुष्टि ही ना हो, तो हम खुश नहीं रहेंगे। जहाँ असंतुष्टि हमारे अंदर आई, वहीं खुशी हमारे अंदर से चली जाएगी। मतलब आपके पास अगर कम पैसे वाला भी फ़ोन है और आकर आप अगर सोचते हैं कि बहुत है मेरे पास, तो आप कैसे हैं? संतुष्ट है तो खुश है। और अगर दूसरे का फ़ोन देख के आपको ये चाहा कि मुझे यही चाहिए, मतलब क्या हो गया आपके अंदर? और भोग-विलास की इच्छा आई, और इंडिजिलस आया आपका, लिमिट आपकी जो इंडिलिजेस की, मतलब जो इच्छा की आपकी लिमिट है, भोग का लिमिट है, वो खत्म हो गया, वो सीमा आपकी खत्म हो गई। अब ये असीमित हो गया, और जैसे ही असीमित होगा, वैसे ही हमारा दिमाग असंतुष्ट होता चला जाएगा, और जैसे ही असंतुष्ट होता चला गया, मतलब हम एक बेचैन पक्षी की तरह या बेलगाम होते चले जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि हम देखते हैं हमारा जो दिमाग कैसा है, बेचैन पक्षी की तरह है। इसे जितना जितना इसे देंगे आप, वे उतनी की इच्छा रखता है, उतनी की ही चाहत रखता है, और ये हमेशा असंतुष्ट रहता है। द मोर इंडिजियस इन आवर पैशन, कह रहे हैं हमारी जितने अच्छा हमारा जो जुनून है, वो जितना अधिक होगा, हमारी जो इच्छा है और हमारा जुनून, हम उसमें जितना अधिक लिप्त होते जाएँगे, आवर अनग्रिबिडल दे बिकेम, वे कैसे हो जाते हैं? वे उतना ही अधिक बेलगाम होते जाएँगे, मोर अनब्रिडेबल दे बिकम, वे उतने ही अधिक बेलगाम होते जाएँगे, और जो हमारे पूर्वज हैं, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडिजिलस, उन्होंने क्या किया है, एक लिमिट, एक सीमा तय कर दी है हमारे सुख-सुविधाओं की, ठीक है? और वे देखते हैं, वे क्या देख पा रहे हैं कि जो खुशी है, वो बहुत हद तक मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब अगर आपने मान लिया तो आप खुश हो जाएँगे। अगर आपने मान लिया कि जो भी मेरे पास है वो बहुत है, तो आप खुश हो जाएँगे, और अगर ये मान लिया कि जो भी मेरे पास है वो बहुत नहीं है, तो आप क्या हो जाएँगे? तो आप असंतुष्ट होंगे तो दुखी होंगे। कह रहे हैं मैन नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज़ ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज़ ही इज़ पुअर। कह रहे हैं कि जो ये एक व्यक्ति है वो आवश्यक रूप से क्या है? हैप्पी, खुश है, बिकॉज़ ही इज़ रिच, क्योंकि वह क्या है? धनी है। कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं, यह नेसेसरी नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं कि जो हैप्पी है वह रिच है, कि जो व्यक्ति धनी है इसका मतलब कि वो हैप्पी, खुशी हो, और अनहैप्पी बिकॉज़ ही इज़ पुअर, और वह गरीब है इसलिए वह दुखी ही हो। तो ऐसा हमने नहीं देखा कि अगर कोई किसी के पास धन है तो वो खुशी रहेगा, वो दुखी नहीं हो सकता, और कोई गरीब है तो वो हमेशा दुखी रहेगा, वो खुश नहीं रह सकता। कह रहे हैं द रिच इज ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, बल्कि हम क्या देखते हैं कि जो धन वाले हैं, जो धनी है, वो कैसे हैं? अनहैप्पी, वे उदास रहते हैं, वे दुखी रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और जो गरीब होते हैं वो कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। तो प्राय क्या देखा जाता है कि जो धनी व्यक्ति हैं वो दुखी है, और जो गरीब है वो खुश है। मिलियंस विल हैव ऑलवेज रिमेन पुअर, कह रहे हैं बहुत सारे मिलियन में लोग कैसे हैं? पुअर हैं, लाखों लोग पुअर हैं, गरीब ही हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब कुछ अनुभव करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिस्कस्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, हमको क्या किया? डिसस्ट मतलब क्या किया? दूर कर दिया, ठीक है? मतलब हमको क्या किया? हमको दूर कर दिया। हमारे पूर्वजों ने हमको किससे? लग्जरियस, विलासिता से, और प्लीजर, और ऐसी खुशियों से, विलासिता से और खुशियों से, या कह सकते हैं सुख भोग से हमको दूर किया। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लो, कह रहे प्लो का मतलब होता है हल, हमने क्या किया? हम उसी तरह के हल का प्रयोग कर रहे हैं, सेम काइंड, हम उसी तरह के हल का प्रयोग कर रहे हैं, एज एक्सचेंजिंग थाउजेंड्स ऑफ द ईयर एगो, जो थाउजेंड्स, हजारों वर्ष पहले प्रयोग होता था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, और हम उसी तरह की झोपड़ी में रह रहे हैं, दैट वी हैड फॉर्मर टाइम्स इन आवर इंडिजियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, कह रहे हैं और हम उसी तरह की झोपड़ी में भी रह रहे हैं जो हजारों साल पहले पूर्वजों ने हमारी स्वदेशी, इंडिजियस का मतलब होता है स्वदेशी, हमारी स्वदेशी शिक्षा के दी है, ठीक है, हमारी स्वदेशी शिक्षा के पहले की तरह ये बनी हुई है। वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई भी सिस्टम मतलब व्यवस्था नहीं है, ऑफ लाइफ करोडिंग कंपटीशन, किसकी? हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है जीवन संचारक प्रतिस्पर्धा की, हमारे पास कोई भी प्रतिस्पर्धा की या जीवन संचारक प्रतिस्पर्धा की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
ईच फॉलोज हिज ओन ऑक्यूपेशन, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय फॉलो करता है, और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या करता है, स्वयं अपना व्यवसाय और अपना व्यापार करता है, और चार्ज अ रेगुलर वेज, और नियमित रूप से मजदूरी लेता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रायः हम देखते हैं यह आवश्यक नहीं कि जो खुश है वो धनवान ही हो, या जो धनवान है वो खुश हो, और जो गरीब है इसलिए क्योंकि वह दुखी है। ठीक है, तो जो दुखी है वह इसलिए क्योंकि वह गरीब है। कह रहे हैं प्राय देखा जाता है कि जो धनी व्यक्ति हैं वो अनहैप्पी, ठीक है, दुखी रहते हैं, और जो गरीब हैं वे खुश रहते हैं। लाखों लोग रिमेन पुअर, लाखों लोग गरीब हैं। यह सब कुछ अनुभव करने के बाद जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें क्या किया, डिस्कस, दूर किया, अस, हमको, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर, विलासिता और खुशी से, भोग विलास से हमें क्या कर दिया, दूर कर दिया। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ फ्लो, हम सेम एग्जिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, कह रहे हैं हम उसी तरह के हल का प्रयोग आज भी करते हैं जो हजारों वर्ष पहले था, और हम उसी तरह की झोपड़ी में आज रहते हैं जो कि फार्मर टाइम, जो कि बहुत पहले के समय था। एंड आवर इंडिजियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, कह रहे हैं और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है वो भी कैसी है, रिमेन सेम एज बिफोर, वह भी वैसी ही है जैसी वो पहले थी। ठीक है, तो तीनों चीजें हम उसी तरह के हल का भी आज वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं, और उसी तरह की झोपड़ी मतलब उसी तरह के घर में भी हम रह रहे हैं, और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है वो भी उसी तरह की है जैसे पहले थी। ठीक है, वी हैव नो सिस्टम, हमारे पास जीवन संचारक प्रतिस्पर्धा का कोई भी व्यवस्था नहीं है, और हम फॉलो करते हैं उसी ऑक्यूपेशन को, उसी व्यवसाय और ट्रेड व्यापार को, द चार्ज द रेगुलर वेज, और क्या करते हैं या और हम क्या करते हैं, नियमित रूप से, रेगुलर मतलब नियमित रूप से, वेज का मतलब होता है वेतन। ठीक है, नियमित रूप से हम क्या करते हैं, वेतन, या आप कह सकते हैं मजदूरी, नियमित रूप से मजदूरी लेते हैं। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है, ऑक्यूपेशन का अर्थ आपको पता है, व्यवसाय। ठीक है, तो हम नियमित रूप से क्या करते हैं, हम व्यापार और व्यवसाय करते हैं, और नियमित रूप से मजदूरी लेते थे। ठीक, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वी डिड नॉट नो, कि हमको पता नहीं था, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि कैसे मशीनरी का आविष्कार करें। बट आवर फोर फादर, फोर फादर मतलब हो जाता है पूर्वज, एंसेस्टर। ठीक है, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, न्यू दैट, वो जानते थे, इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कह रहे हैं अगर हम अपना हृदय, अपना दिमाग इन चीजों में, इन वस्तुओं में लगा देते, वी वुड बिकम स्लेव, तो हम गुलाम हो जाते। स्लेव का अर्थ क्या होता है, स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, तो हम क्या होते, गुलाम बन जाते। एंड लॉस द मोरल फाइबर, और अपनी नैतिकता को क्या कर देते, खो देते। स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, और अपनी नैतिकता को हम खो देते। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमें मशीन का आविष्कार करना नहीं आता था, हमारे पूर्वज भी मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन अगर हम अपना हृदय, अपना मन इन सारे कामों में लगा देते, वी वुड बिकम स्लेव, तो हम गुलाम हो जाते, और लॉस आवर मोरल फाइबर, और अपनी नैतिकता को खो देते। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है, मतलब विचार करके। कह रहे हैं दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, कह रहे हैं कि उन्होंने, वे कौन, हमारे पूर्वज, विचार विमर्श करके डिसाइड, यह डिसाइड किया दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कह रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने या उन्होंने विचार विमर्श करके यह डिसाइड किया, मतलब निश्चय किया, दैट कि वी शुड ओनली डू, हम केवल वही काम करेंगे, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथों और अपने पैरों से कर सकते हैं, मतलब हम मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे। और हमारे पूर्वजों ने विचार विमर्श करके यह निश्चय किया कि हम केवल वही काम करेंगे जो हमारे हाथ और पैर कर सकते हैं, मतलब जो काम हम हाथ और पैरों से अपने से कर सकते हैं, केवल वही काम हमें करना है। दे सॉ दैट our real happiness and health consists in a proper use of our hands and feet, कह रहे हैं वे देखते हैं कि जो रियल, वास्तविक खुशी है और जो हमारा स्वास्थ्य है, वो कंसिस्टेंट, लगातार किस पर रहता है, जब हम लगातार प्रयोग करते हैं अपने हाथ का और अपने पैरों का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जो हमारा वास्तविक सुख है और जो हमारा स्वास्थ्य है,
हमारा वास्तविक सुख है और क्या है, हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे हाथों और पैरों के उचित प्रयोग से या लगातार प्रयोग से होता है, उचित और लगातार प्रयोग में निहित है। ठीक, मतलब हम अपने हाथ और पैरों से ही काम करेंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है और जो हमारा हैप्पीनेस है, जो वास्तविक खुशी है, वो हमको तभी मिलेगी जब हम अपने हाथ और पैरों से काम करेंगे। ये किसने कहा? हमारे पूर्वजों ने, मतलब भारत के पूर्वजों ने कहा। कह रहे हैं दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेर, कि जो लार्ज सिटी है वो क्या है, वो स्नेर, वो एक जाल है, एज द यूजलेस इकम्ब्रेंस, और एक बेकार बोझ है। यूजलेस का मतलब होता है बेकार, इकम्ब्रेंस मतलब बोझ है, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। कह रहे हैं और यहाँ के लोग इस वजह से हैप्पी, खुश नहीं होते हैं, इन देम दैट द देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव, यहाँ पर क्या है, चोरों का गैंग है, एंड रॉबर्स, और लुटेरों का गैंग है, प्रोस्टिट्यूट और वैश्यावृत्ति है, एंड वाइस फ्लोरिशिंग, ये सब कुछ यहाँ पर क्या होती है, फ्लोरिश होती है, मतलब फलती फूलती है, इन देम, उनमें, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो रॉब्ड, लूट लिए जाते हैं, रॉब्ड का मतलब क्या होता है, लूट लिए जाते हैं, रिच मैन, बाई रिच मैन, अमीरों के द्वारा, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वे कहाँ रहते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं इन छोटे से गांव में। कह रहे हैं कि हम आगे तर्क देते हैं, ये फर्दर रीजन दैट, हम आगे तर्क देते हैं, ये उन्होंने आगे क्या तर्क दिया, दैट, कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वेयर स्नोर एज अ यूजलेस, वे जाल होते हैं, किसके, यूजलेस इकम्ब्रेंस, बेकार बोझ होते हैं, ठीक है, वे जाल होते हैं, फंदा होते हैं और बेकार बोझ होते हैं, और दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, और वहां के लोग हैप्पी नहीं होते उनसे, क्योंकि वहां पर क्या देखा जाता है, चोरों का गैंग देखा जाता है, लुटेरे देखे जाते हैं, वैश्यावृत्ति होती है, ये सारी चीजें उनमें फलती फूलती, इन बड़े शहरों में फलती फूलती है, और जो गरीब लोग होते हैं वे अमीरों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। इस वजह से लोग छोटे से ही गांव में जो गरीब लोग हैं वे संतुष्ट रहते हैं। दे saw the king of their soul were inferior to the snore of the ethics, कह रहे हैं वे देखते हैं, दे saw, वे देखते हैं द किंग एंड, कि राजा और जो उसका सोर मतलब तलवार, और जो उसका तलवार है, वेयर इंफीरियर, वो क्या है, कम है, ठीक है, कम है किससे, किससे कम है, स्नोर ऑफ इथिक्स, ठीक है, नैतिकता की तलवार से, जो राजा है और उसकी तलवार है वो नैतिकता की तलवार से इंफीरियर का मतलब कम है, एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरिजन ऑफ अर्थ टू बी इंफीरियर द ऋषि एंड द फकीर्स, और जो पृथ्वी के शासक हैं, इन सर्जन मतलब होता है प्रभु, या फिर कह सकते हैं आप शासक, ठीक है, तो जो पृथ्वी के शासक हैं वो कैसे हैं, वो ऋषियों और फकीरों से कम है, मतलब जो पृथ्वी के राजा हैं वो ऋषियों और फकीरों से क्या है, कमतर हैं, कमतर माने जाते हैं, कम है। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक राज्य संविधान के साथ, लाइक दिस, ऐसा, एक राज्य संविधान के साथ, इज फिटर टू टीच अदर्स, ठीक है, इट फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कह रहे हैं वो क्या करता है, वह दूसरों के सिखाने के लिए क्या है, उपयुक्त है, लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने के बजाय, देन, दूसरों से सीखने की अपेक्षा, वह फिटर टू टीच अदर, वह दूसरों को सिखाने के लिए फिट है, दूसरों को सिखाने के लिए, फिटर का मतलब हो जाएगा उपयुक्त है, सही है, ठीक है, अधिक उपयुक्त है, ठीक। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर एंड डॉक्टर, इस राष्ट्र में क्या है, कोर्ट भी हैं, लॉयर वकील भी हैं और डॉक्टर भी हैं, बट दे वे आर ऑल विथ इन बॉन्ड्स, लेकिन वे कैसे हैं, सभी एक सीमा के भीतर हैं, बॉन्ड का मतलब एक सीमा, ठीक। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो राजा है और जो उसकी तलवार है, वो तलवार नैतिकता की तलवार से कम है, मतलब जो राजा की तलवार है वो नैतिकता की तलवार से कम है, और यह भी हम देखते हैं कि जो राजा है, मतलब कि जो पृथ्वी का शासक है, जो राजा है वो कैसा है, वो इंफीरियर द ऋषि एंड फकीर, वो ऋषियों और फकीरों से कमतर माना जाता है, या वो ऋषियों और फकीरों से कम है। द नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, कह रहे हैं एक राष्ट्र और इसकी तरह संविधान, एक राष्ट्र और इसकी तरह संविधान, टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, कह रहे हैं टू टीच अदर्स, फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर, एक राष्ट्र और उसकी तरह संविधान,
मतलब भारत का जो राष्ट्र है वो और उसकी तरीके का जो संविधान है वो, ये क्या है, ये सीखने, दूसरों से सीखने की अपेक्षा क्या है, टू फिटर टीच अदर, दूसरों को से सीखने की अपेक्षा दूसरों को सिखाने के लिए अधिक उपयुक्त है, अधिक सही है। एक यह जो राष्ट्र है इसके पास कोर्ट भी है, वकील हैं, डॉक्टर है, बट दे वेयर ऑल विथ इन बॉन्ड्स, लेकिन ये एक सीमा के अंदर है। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशन आर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, कह रहे प्रत्येक लोग जानते हैं ये जो प्रोफेशन है, ये इनका लॉयर का, डॉक्टर का, ठीक है, इनका जो पेशा है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पेशा, जो इनका पेशा है वो नॉट टू बी सुपीरियर, वो ज्यादा अधिक मतलब विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये धांधली करते हैं ना, ठीक है, लॉयर करता है, कोर्ट और डॉक्टर, ठीक है, जितना चाहे उतना पैसा लूटते हैं। तो कह रहे हैं कि एवरीबॉडी न्यू दैट कि ये जो प्रोफेशन है यह विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। मोर इवर दीज वकील्स, यहाँ के जो वकील हैं, वैद्य हैं, डिड नॉट रॉब पीपुल, ठीक है, मतलब अब ये तो जान लीजिए ये वेस्टर्न के हो गए, लॉयर, डॉक्टर और कोर्ट, लेकिन जो भारत के वकील हैं, जो वैद्य हैं, वो डिड नॉट पीपुल रॉब पीपुल, वे लोगों को लूटते नहीं हैं, वे क्या करते हैं, लोगों को लूटते नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स वेयर दियर मास्टर्स, वे क्या करते हैं, वे लोगों को अपने ऊपर आश्रित मानते हैं, ठीक है, डिपेंड्स मानते हैं, दियर मास्टर, अपने आप को नॉट दियर मास्टर, ना ही उनका स्वामी मानते हैं। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, वकील हैं और जो वैद्य हैं, ये लोगों को लूटते नहीं है, लेकिन वहां के जो वकील, लॉयर और डॉक्टर हैं वो लूटते हैं, ठीक कह रहे हैं, लोगों को लूटते नहीं है, बल्कि ये अपने आप को क्या मानते हैं कि मेरा जो जीविका है ये इन्हीं के भरोसे चल रही है, अपने आप को इन पर आश्रित मानते हैं, अपने आप को इनका स्वामी नहीं मानते हैं। तो जो वकील हैं, वैद्य हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर ये लोग हमारे पास नहीं आते, ये लोग बीमार नहीं होते या ये लोग को हमारी ज़रूरत नहीं होती, तो मेरा व्यवसाय नहीं चलता, मेरा घर नहीं चल पाता। इसलिए अपने आप को इन पर आश्रित मानते हैं और ना कि इनका स्वामी मानते हैं। कह रहे हैं जस्टिस वाज टोरेबली फेयर, जो न्याय है, टोरेबली मतलब सहनीय रूप से क्या है, फेयर है, निष्पक्ष है, ठीक है, निष्पक्ष था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज अवॉइड कोड, कह रहे हैं कि हमें सामान्य तरह से, ऑर्डरनी का मतलब होता है सामान्य, तो जो सामान्य नियम है वो क्या है कि हमें अदालतों से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए वहां जाने से, ठीक है। देयर वेयर नो टॉन्ट एंड लूर पीपुल इनटू देम, यहाँ पर कोई भी आकर्षित करने वाला, टॉन्ट्स मतलब आकर्षित करने वाला, और लोअर पीपुल दलाल नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी आपको आकर्षित करने के लिए कोई भी दलाल नहीं है, ठीक। दिस इविल टू अ नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, कह रहे हैं ये चीजें हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है, केवल अराउंड कैपिटल, केवल राजधानी के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो ये कौन सी, इविल मतलब बुराई, ये जो बुराई है वाज नोटिसेबल, केवल ये नोटिस करने के योग्य, या जो हमको दिखाई देती है कहाँ, अराउंड कैपिटल्स, राजधानी के आसपास। राजधानी क्या है हमारी, दिल्ली, ठीक है, तो केवल ये राजधानी के आसपास दिखाई देती है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कह रहे जो आम व्यक्ति हैं, जो गांव में रहते हैं, वो कैसे हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपना कृषि व्यापार करते हैं। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वही क्या कर रहे हैं, सच्चे होम रूल को या सच्चे घर के नियम को इंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कह रहे हैं द इंडियन सिविलाइजेशन, और जो भारत की सभ्यता है, वाज डिस्क्राइब्ड बाय मी, मेरे द्वारा क्या की गई, डिस्क्राइब की गई है, वर्णित की गई है, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय वोटरीज, तो कह रहे हैं उसके समर्थकों के द्वारा की गई है, ठीक है। कह रहे हैं जो भारत की मेरे द्वारा डिस्क्राइब की गई जो भारत की सभ्यता है, हैज बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वेरोटरीज, वेरोटरी मतलब समर्थक, वह उसके समर्थकों के द्वारा डिस्क्राइब, व्याख्या की गई है या वर्णित की गई है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, द अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के तहत, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कह रहे हैं किसी भी सभ्यता में सभी पुरुष जो है परफेक्शन, पूर्णता को या योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो इंडियन सिविलाइजेशन की प्रवृत्ति है, टू एलिवेट द मोरल बीइंग, क्या है, विकसित करना है, एलिवेट का मतलब विकसित करना है, क्या विकसित करना है, मोरल बीइंग,
ठीक है, नैतिकता को विकसित करना है, दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और जो पश्चिमी सभ्यता है, इज टू प्रोपोगेट इमोरैलिटी, उसको वह किसको विकसित करती है, अनैतिकता को, इमोरैलिटी को। और द लेटर ऑफ गॉडलेस, और किसको, जो भारत, जो बाद की सभ्यता है, बाद की सभ्यता को हमने किसको बताया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो बाद की सभ्यता है वो गॉडलेस है, वो भगवान में विश्वास नहीं करती। और द फॉर्मर, और जो पहले मतलब कि जो भारतीय सभ्यता है, बेस्ड इन बिलीफ इन गॉड, वो भारत पर, वो ईश्वर पर विश्वास करती है। कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा भारत की सभ्यता डिस्क्राइब की गई है, वर्णित की गई है, इसके समर्थकों ने भी यही सभ्यता का वर्णन किया है, ऐसे ही इसका वर्णन किया है। कह रहे नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का ऐसा कोई भी भाग नहीं है इस सिविलाइजेशन के तहत, वी ऑल अटेंड परफेक्शन, मैन अटेंड परफेक्शन, जिसमें हर व्यक्ति क्या हो, पूर्णता को प्राप्त हो। तो विश्व की ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जिसमें हर व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त हो। और जो भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है, वो है मोरल बीइंग, वो है कि नैतिकता को विकसित करना। और जो पश्चिमीकृत सभ्यता है, वो क्या करती है, अनैतिकता को विकसित करती है, समर्थन करती है। कह रहे हैं जो बाद की सभ्यता है, मतलब यहाँ पर बाद में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वर्णन हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो बाद में सभ्यता है वो कैसी है, लेटर गॉडलेस, वो कैसी है, वो ईश्वर विहीन है, वो ईश्वर की समर्थक नहीं है। और जो फार्मर पहले की है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वह ईश्वर पर आधारित है। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया इज क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि इसीलिए इतना जो है, सो इसलिए समझदार, ठीक है, जो हम लोग हैं कैसे हैं, समझदार हैं, एंड सो बिलीविंग, जो व्यक्ति समझदार हैं और विश्वास करने वाले हैं, इट बिहोव्स एवरी, यह क्या करता है, भारत के हर प्रेमी को, एवरी लवर, भारत के हर प्रेमी को ऑफ इंडिया, भारत के हर प्रेमी को, टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, वो क्या करते हैं, उससे भारत की पुरानी सभ्यता से, या फिर कहते हैं पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपके रहते हैं। क्लिंग का अर्थ होता है चिपकना, चिपके रहते हैं। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की सीने से चिपका रहता है, वैसे ही ये लोग भी भारत की पुरानी सभ्यता से चिपके होते हैं। कौन से लोग, जो समझदार हैं और भारत की सभ्यता में विश्वास करते हैं, और भारत का जो हर प्रेमी है, भारत का हर प्रेमी है जो समझदार है और इसमें विश्वास करता है, वो भारत की पुरानी सभ्यता से चिपका हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपका होता है, जैसे एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपका होता है, वैसे ही ये चिपके रहते हैं। ठीक, कह रहे हैं आई एम नो हेटर। अब गांधी जी, अब तक तो इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया एक तरह से, किसको, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। अब गांधी जी क्या कहते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी का हेटर नहीं हूं, मैं पश्चिमी का से नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल, मैं क्या हूं, मैं थैंक, एक मिनट, चलिए आ गया। हम्म, तो क्या कह रहे थे, ठीक, कह रहे हैं कि मैं हेटर नहीं हूं, मैं पश्चिमी, वेस्ट मतलब पश्चिम का, तो मैं पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल, लेकिन मैं क्या हूं, उसका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं, टू द बेस्ट ऑफ मेनी एज अ थिंक आई हैव लर्न, पश्चिमी का, मैं पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूं, जो कुछ भी मैंने उससे सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से, कहते हैं मैं उससे घृणा नहीं करता, बल्कि मैं क्या हूं, उसका शुक्रगुजार हूं, या पश्चिमी सभ्यता का जो कुछ भी मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है, उस सब के लिए मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, कह रहे हैं और मैं इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसने जो कुछ मुझे सिखाया है, ठीक है, कह रहे हैं उसने जो कुछ भी मुझे सिखाया है, मैं उसके लिए क्या हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज ऑन इट्स फुलेस्ट हाइट, कह रहे हैं अगर मैं चाहूं, क्या चाहूं, आई वांट, अगर मैं चाहूं कि इंडिया को राइज, उठाना, इन द फुलेस्ट हाइट, सबसे ऊपर की ऊंचाई पर, अपनी फुल ऊंचाई पर, मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन,
तो मैं अवश्य रूप से अपने देश के लोगों से, कंट्रीमैन, देश के लोगों से फ्रैंकली सीधे कहूँगा दैट आफ्टर ईयर एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि सालों और सालों के अनुभव के बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, आई हैव लर्नड, इससे मैंने सीखा है, वन लेसन, एक पार्ट, फ्रॉम इट, इससे, क्या, एंड दैट इट इज दैट, और वह यह है कि वी मस्ट सन इट ऑल इज कॉस्ट, कह रहे हैं ऑल इट कार्ड्स, मतलब हर कीमत पर मुझे क्या करना चाहिए, हमें, इट मस्ट सन, हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। सन का मतलब है हमें इससे दूर रहना चाहिए, हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर हमें इससे दूर रहना चाहिए। कह रहे मैं इससे घृणा नहीं करता, ठीक है, बल्कि मैं क्या हूं, वेस्टर्न, पश्चिमी साहित्य से जो कुछ भी मैंने सीखा है, इसलिए मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूं। लेकिन आई एम थैंकफुल द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी थैंकफुल हूँ, उसका भी शुक्रगुजार हूँ, फॉर टीचिंग मी, जो कुछ भी उसने सिखाया है। क्या सिखाया है, मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ, जो उसने मुझे सिखाया है कि आई वांट, कि मैं अगर चाहूँ भारत को उसकी सबसे अधिक ऊंचाई पर उठाना, अगर मैं भारत को सबसे अधिक ऊंचाई पर उठाना चाहूँ, आई मस्ट टेल माई, तो मैं अपने कंट्री मैन, अपने देश के लोगों से सीधे कहूंगा कि लाखों और सालों और सालों के अनुभव के बाद, ठीक है, कि आधुनिक सभ्यता से सालों और सालों के अनुभव के बाद मैंने उससे एक पाठ सीखा है, और वह है कि वी मस्ट सन इन ऑल ऑफ कास्ट, की हमें हर कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए, किससे, मॉडर्न सिविलाइजेशन से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। कह रहे मैंने सालों के अनुभव के बाद पश्चिमी सभ्यता से यह सीखा है कि अगर मुझे भारत को सबसे अधिक ऊंचाई पर लेकर के जाना है, तो मैं अपने देश के लोगों से सीधे ये बात कहूंगा कि हर कीमत पर मुझे इससे दूर रहना चाहिए, हमें इस हर कीमत पर इसका बहिष्कार करना चाहिए। कह रहे हैं व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह क्या है, पूजा है, किसका, मटेरियल, पदार्थ का, भौतिकता का, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट, और यह किसकी पूजा है, ब्रूट का मतलब होता है शैतान कह सकते हैं, बर्बरता, पशु कह सकते हैं आप, तो ये पशुओं की पूजा है, पशु पूजा है। इन अस इट इज अनएडुलरेटेड मैटरिस्टिक, अनएडुलेटेड का मतलब होता है शुद्ध, मैटरिस्टिक मतलब भौतिकवाद, यह क्या है, शुद्ध भौतिकवाद है, एकदम शुद्ध भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ थ्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह भारतीय सभ्यता कुछ भी नहीं है, अगर यह हर रास्ते पर, हर स्टेप मतलब हर जगह, अगर यह है हर कदम पर, हर स्टेप मतलब हर कदम पर, अगर ये विजय के हर कदम पर मटेरियल सिविलाइजेशन, पदार्थवाद की या पदार्थ की सभ्यता या भौतिक सभ्यता नहीं सोचती है, तो जो आधुनिक सभ्यता है वो कुछ भी नहीं है। मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है, केवल मटेरियलिस्टिक है, केवल पदार्थवाद है। अगर यह पदार्थवाद को या भौतिकता को, सुख सुविधा को छोड़ देती है, तो कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है, मतलब उसका केवल एक ही गुण है उसके पास, क्या है वो, कि वो जो है वो भौतिकता का समर्थन करती है, वो केवल मटेरियलिस्टिक है, एक ही बात उसके पास है, ठीक है। तो आधुनिक सभ्यता क्या है, ये पूजा है, पदार्थ की, भौतिकता की पूजा है, और ये पशु पूजा है, ठीक है। यह शुद्ध रूप से पदार्थवाद है, भौतिकवाद है, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, वो कुछ भी नहीं है। अगर हम क्या करें, अगर हम भौतिक सभ्यता को, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता और कुछ नहीं, बल्कि वह क्या है, भौतिक सभ्यता का हर कदम पर विजय है। अगर मतलब अगर हम भौतिक सभ्यता छोड़ दें, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं, मतलब भौतिकवाद अगर छोड़ दें, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह भौतिकवाद का हर कदम पर भौतिकवाद के विजय को नहीं सोचती, तो यह कुछ भी नहीं है। इफ डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ थ्रम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह भौतिक सभ्यता को हर कदम पर नहीं सोचती है तो, ठीक है, हर कदम पर विजय नहीं करती तो। कह रहे हैं इट इज परहैप्स अननेसेसरी, कह रहे हैं कि शायद अनावश्यक है, इट इज नॉट यूजलेस, लेकिन यह बेकार नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कि दो सभ्यताओं के टू वेट द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि दो सभ्यताओं को तलना, अब तक तो उन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया,
अब क्या बताते हैं कि दो सभ्यताओं को तौलना, वेज करना, तौलना, ठीक है, शायद अगर अनावश्यक है तो इट नॉट यूजलेस, तो यह बेकार नहीं है, ठीक है, अगर यह अनावश्यक नहीं है तो यह क्या है, बेकार है, तो शायद अनावश्यक है। कह रहे हैं अगर दो सभ्यताओं को तौलना बेकार नहीं है तो कैसा है, शायद ये अनावश्यक है, मतलब हमें जरूरी ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता को और भारतीय सभ्यता को तौलें, उनके दोनों को एक दूसरे के साथ तौलें। कह रहे हैं कि इनको तौलना, दो सभ्यताओं को आपस में तौलना अगर बेकार नहीं है तो वो अनावश्यक है। इट इज लाइक दैट, यह किसके समान है, वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग। कह रहे हैं कि पश्चिम के पास, पश्चिम ने ऐसी सभ्यता विकसित की है, इवॉल्व विकसित की है, ऐसी सभ्यता जो सूट करती है उसके ऊपर या मेल खाती है इट्स क्लाइमेट, उसके क्लाइमेट, उसके जलवायु से, एंड इट्स सराउंडिंग, और उसकी परिवेश से, जो उसके जलवायु और उसके परिवेश से मेल खाती है, वेस्ट ने, पश्चिम ने वही सभ्यता विकसित की है। एंड सिमिलरली, और बिल्कुल उसी तरह से, वी हैव सिविलाइजेशन सूटेड, हमारी जो सभ्यता है टू आवर कंडीशन, हमारी स्थिति पर बिलीव करती है, हमारी स्थिति से मेल खाती है, और बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो सभ्यता है वो हमारी परिस्थिति से मेल खाती है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों ही अच्छी हैं, इन दियर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर, अपने अपने परस्पर, अपने अपने स्फेयर, अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार देखें, स्फेयर का मतलब होता है क्षेत्र, तो ये दोनों अच्छी हैं, अपने अपने क्षेत्र में देखें तो ये दोनों अच्छी हैं। मतलब जो उसके जलवायु के अनुसार चाहती थी सभ्यता, उसके क्षेत्र के अनुसार वो उसके पास है, और जो हमारे क्षेत्र को हमारे जलवायु से मेल खाती है वो हमारे पास है। द डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता के, इट इज अ इनडेफिनिट मल्टीसिपलरी ऑफ ह्यूमन वांट। कह रहे हैं आधुनिक सभ्यता की जो डिस्टिंग्विश विशिष्ट विशेषताएं हैं, अगर हम उनको क्या कर दें, उनमें क्या होती है, अनिश्चित मल्टीसिपेलिटी मतलब होती है बहुलता होती है, ऑफ ह्यूमन वांट्स व्यक्ति की इच्छाओं की, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन। कह रहे हैं कि और जो एंशियंट मतलब कि जो पुरानी सिविलाइजेशन है, मतलब कि जो भारतीय सिविलाइजेशन है वो क्या है, उस पर अनिवार्य प्रतिबंध है और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मतलब सख्त नियम विनियमन है, मतलब सख्त नियम है, ऑफ दीज वांट्स जो कुछ भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो अगर हम इनकी मॉडर्न सभ्यता की, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता को देखें तो ये क्या है, जो कुछ भी हम चाहते हैं, मतलब मनुष्य, जो कुछ भी मनुष्य चाहता है, ह्यूमन वांट्स जो कुछ भी मनुष्य चाहता है वो क्या है, इंडिफिनिट मल्टीसिपेटली है, तो वो सारी आवश्यकताओं की अनिश्चित बहुलता है, मतलब जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये किसकी विशेषता है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की है कि अगर आपके पास पैसा है तो जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ खरीदते जाएं, ये आधुनिक सभ्यता है। और कह रहे हैं जो हमारी पूर्वी पुरानी सभ्यता है वो क्या है, वो है इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये अनिवार्य प्रतिबंध लगाती है हमारे ऊपर, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और सख्त नियम लगाती है, दीज वांट्स मेरी इच्छाओं पर, हमारी इच्छाओं पर, तो हम जो कुछ भी चाहते हैं हमें इसमें नहीं मिलता है, ये हमारी इच्छाओं पर क्या करती है, ये अनिवार्य प्रतिबंध लगाती है और सख्त नियम लगाती है। जैसे आप भी घर में कुछ मांगते होंगे तो आपको नहीं मिलता है, बहुत समय तो मिलता ही नहीं है, बहुत बाद में मिलेगा, या बचपन में आप मांगते होंगे तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन वही जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है, वो हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो क्या है, वो हमारी इच्छाओं की बहुलता है, जो कुछ भी हम चाहते हैं हमें प्राप्त हो जाता है, केवल लोग अपने बारे में सोचते हैं। यहाँ पर आप कमाने भी लगते हैं तो भी आपको अपनी इच्छाओं पर क्या करना होता है, रेगुलेशन नियम लगाना होता है, विनियमन करना होता है, ठीक, तो वही बता रहे हैं। और द मॉडर्न और वेस्टर्न स्टेब्लिश इन स्टेब्लिश एराइज रियली फ्रॉम वांट टू लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी। कह रहे हैं कि जो आधुनिक और जो पश्चिमी सभ्यता है, कह रहे हैं कि आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता है, मॉडर्न और वेस्टर्नाइज, आधुनिक और जो पश्चिमी सभ्यता है अनस्टेब्लिश मतलब अतृप्ति है, अतृप्ति है किसकी, रियली फॉर्म वांट ऑफ लिविंग फेथ एंड फ्यूचर, ठीक है, जो कुछ भी अतृप्ति है क्या, वास्तव में, रियली वास्तव में क्या, भविष्य की स्थिति में, ठीक है, फेथ इन फ्यूचर भविष्य की स्थिति में, एंड देयरफॉर इन डिविनिटी और देवत्व में भी विश्वास की कमी से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो
जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता है या फिर कह सकते हैं जो पश्चिमी सभ्यता है वो कैसे उत्पन्न हुई है, तो वो हमारी अतृप्त इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुई है। लिविंग अ फेथ फ्यूचर हमारी भविष्य की अतृप्त इच्छाओं से उत्पन्न हुई है और देवत्व की कमी से, आवर आल्सो इन डिविनिटी, और देवत्व की कमी से उत्पन्न हुई है। द रिस्टेन ऑफ एंशियंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहे हैं कि और जो पुरानी या फिर कह सकते हैं ईस्टर्न जो पूर्वी सभ्यता है, एराइज वो कैसे उत्पन्न हुई है, फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से उत्पन्न हुई है। बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, विश्वास से उत्पन्न होती है। ऑफ्टन अ स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, और अक्सर स्वयं के बावजूद क्या, इस फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, भविष्य की स्थिति में और एक दैवीय शक्ति के अस्तित्व में। वहीं जो जो आपकी एंशियंट पुरानी सभ्यता है, मतलब जो भारतीय सभ्यता है या ईस्टर्न जो पूर्व की सभ्यता है, वो कैसे उत्पन्न हुई है, वो एक विश्वास से उत्पन्न हुई है। और ऑफ्टन इस टाइप ऑफ आवर सेल्फ, और ये हमारे स्वयं के बावजूद हमारी जो भविष्य की स्थिति है, फ्यूचर स्टेट, जो भविष्य की स्थिति है और जो ईश्वरीय शक्ति है, उससे उत्पन्न हुई है। वहीं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो हमारी अतृप्त इच्छाओं से और देवत्व की कमी से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कह रहे हैं इसमें कुछ क्या है, इमीडिएट मतलब तत्कालीन, ठीक है, तत्कालिक, और ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार, शानदार परिणाम। ठीक है, परिणाम किसके हुए हैं, टू मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक आविष्कार के, और टू मैडिंग, टू रेसिस्ट, ये क्या करते हैं, मैडिंग मतलब हमको पागल बना देते हैं। ठीक है, हमको पागल बना देते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं, किसका, विरोध करने के लिए। ठीक है, रेसिस्ट, हमारे रेसिस्ट को हम जो चाहते हैं, मतलब हमको एक तरह से पागल बना देते हैं हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कह रहे हैं इसलिए आधुनिक सभ्यता का तत्कालिक और शानदार परिणाम क्या निकल के आया कि हम अपनी इच्छाओं के लिए क्या हो जाते हैं, बहुत पागल हो जाते हैं, विरोध करने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कह रहे हैं लेकिन मुझ में इसमें कोई भी संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि जो मनुष्य की जीत है, विक्ट्री का अर्थ होता है जीत, जो मनुष्य की जीत है वो कहाँ, रेसिस्टेंस कहाँ रहती है, लाइज, प्रतिरोध करने में, इन दैट रेसिस्टेंस, मनुष्य की जीत क्या है, उसके प्रतिरोध में निहित है। मतलब कि इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय सभ्यता है वही सही है, मनुष्य की जीत कहाँ है, उसके प्रतिरोध करने में, रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध करने में निहित होती है। वी आर नो डेंजर, वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं। आप बार्टरिंग का मतलब होता है लेन देन का सिस्टम, आप पहले के समय में जब देखते हैं तो वहां पर बार्टरिंग सिस्टम होता था, मतलब एक सामान दीजिए और बदले में दूसरा सामान खरीदिए। आप आज पैसा देते हैं, मनी देते हैं, इसके पहले जो था हम सामान देते थे और दूसरा सामान ले आते थे। तो वही कह रहे हैं कि क्या है कि वी आर डेंजर, हम खतरे में हैं या क्षणिक सुख में हैं, किस लिए, बार्टरिंग अवे। ठीक है, बार्टरिंग अवे टू परमानेंट गुड, हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, किसको, परमानेंट गुड, अस्थाई वस्तु को देकर, फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, एक क्षणिक सुख के लिए। कह रहे हैं हम अपना जीवन क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, कि हम कैसे लेन देन कर रहे हैं, एक क्षणिक सुख के लिए हम अपनी अस्थाई वस्तु को दे रहे हैं। ठीक है, तो बार्टरिंग सिस्टम होता है वस्तु का वस्तु से लेन देन, यहाँ भी वस्तु का वस्तु से लेन देन हो रहा है। क्षणिक सुख हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और अपनी परमानेंट खुशी, मतलब जो हमारी विरोध करने की शक्ति है, जो हमारा वस्तु अपने इच्छाओं के प्रति जो सीमा लगी हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है, ये गांधी जी कह रहे हैं कि इसलिए भारत जो है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपनी परमानेंट गुड, हम अपनी अस्थाई वस्तुओं को दे रहे हैं, अस्थाई अच्छाई को, या कह सकते हैं अस्थाई वस्तु को दूर करने के खतरे में है क्षणिक सुख के लिए। ठीक, चलिए कह रहे हैं जस्ट एज इन वेस्ट दे, कह रहे हैं जस्ट इन अ वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, कह रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो पश्चिम है उसने क्या किया है, मेड वंडरफुल डिस्कवरी, उसने वंडरफुल डिस्कवरी, शानदार आविष्कार किए इन थिंग्स मटेरियल, मटेरियल में। ठीक है, भौतिकता में या वस्तुओं का मशीनरी में उसने शानदार आविष्कार किए हैं। सिमिलरली उसी तरह से जो हिंदुइज्म है, जो हिंदूवाद है, हैज मेड स्टिल वन मार्वेलस
डिस्कवरी, उसने भी अद्भुत डिस्कवरी की है, अद्भुत आविष्कार किया है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में ऑफ अ स्पिरिट, और आध्यात्म के क्षेत्र में ऑफ अ सॉइल, और आत्मा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनका कहना क्या है कि जिस तरह से पश्चिम ने अद्भुत खोज की है, अद्भुत आविष्कार किया है पदार्थों का, उसी तरह से हिंदूवाद ने भी बहुत अद्भुत आविष्कार किए हैं धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में और सॉल के बारे में। तो मतलब जो पुरानी सभ्यता है वो योग पर बिलीव करती है, धर्म पर विश्वास करती है, आध्यात्म पर, आत्मा पर विश्वास करती है। और वहीं जो आधुनिक सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है जिससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, वो केवल भौतिकता पर बिलीव करती है, केवल वो मशीनरी का आविष्कार करती हुई चली जा रही है। बट वी हैव नो आई, हमारे पास आंखें नहीं हैं फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी। कह रहे लेकिन हमारे पास आंखें ही नहीं हैं अपनी इस महान खोज को देखने का, फाइन, महान और बेहतर खोज को देखने का हमारे पास आंखें ही नहीं है। वी डेजल बाय द मटेरियल, हम क्या हो गए हैं, भौतिक प्रगति से, डेजल मतलब होता है घूर कर देखना, हम चकित हो गए हैं, चकाचौंध हो गए हैं कह सकते हैं। ठीक है, चकाचौंध हो जाना, हम इस मटेरियल की प्रोग्रेस से, इस मशीनरी प्रगति से क्या हो गए हैं, चकाचौंध हो गए हैं, चकित हो गए हैं, दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड, जो कि आधुनिक सभ्यता ने बनाया है, आधुनिक विज्ञान ने बनाया है। आई एम नॉट इमवर्ड ऑफ द प्रोग्रेस, कह रहे हैं कि मुझे प्रोग्रेस का, इस प्रगति का कोई मोह नहीं है। इमवर्ड मतलब मोह, मुझे इस प्रगति का कोई मोह नहीं है। इनफैक्ट it almost seem though God and his wisdom has prevented India from progress along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting launch of material। रेसिस्टिंग ऑन्च ऑफ मटेरियल मतलब भौतिकवाद के हमले का विरोध। ऑन्च का मतलब होता है हमला, और रेसिस्ट मतलब विरोध, और मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद। कह रहे हैं कि इनफैक्ट वास्तव में ऑलमोस्ट सीम एज दो गॉड इन हिज विजडम, कह रहे हैं वास्तव में ऐसा लगता है कि ईश्वर ने क्या किया है, अपनी बुद्धि, हैज प्रिवेंटेड इंडिया, अपनी बुद्धि को उसी दिशा में ले गया है, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन, उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए रोक दिया है। ठीक है, रोक दिया है किस लिए, ताकि वह क्या कर सके, भौतिकवाद का विरोध कर सके, भौतिकवाद का विरोध करने के लिए अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके। कह रहे हैं अच्छा मुझे ये दिखाई देता है कि ईश्वर भी अपनी बुद्धि को, भारत को उसी दिशा में, अपनी बुद्धि में भारत को उसी दिशा में लेकर के गया है, ताकि हम क्या करें, जो भौतिकवाद है उसका विरोध करने में, भौतिकवाद के हमले का विरोध करने में अपने विशेष मिशन को क्या करके सके, माइट फुलफिल इट स्पेशल मिशन, अपने विशेष मिशन को हम पूरा कर सके। मतलब हम भौतिकवाद का विरोध करना चाहते हैं, और ईश्वर भी क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि को भी भारत की उसी दिशा में ले जा रहा है कि हम क्या कर सके, भौतिकवाद का विरोध कर सके, उसके हमले का विरोध कर सके। कह रहे हैं आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, देयर इज समथिंग, कुछ है इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में, दैट ही केप्ट टू अलाइव अप टिल नाउ, कह रहे हैं जिसने अब तक हमें जिंदा रखा है। कह रहे हैं हिंदूवाद में कुछ तो है जो अभी तक ये कहाँ रहा है, जिंदा रहा। नहीं तो हमने देखा जर्मन, चीन, फ्रांस और ग्रीस, रोम के लोग कैसे हो गए, सब के सब अपनी सभ्यता को भूल गए। कह रहे हैं सभ्यता में कुछ तो ऐसा है कि हम आज तक इस सभ्यता को याद कर रहे हैं। इट हैड विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोन, कह रहे हैं कि इसने बेबीलोन की सभ्यता जो है, सीरियन, सीरिया की, पर्शियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और इजिप्टियन सभ्यता, कास्ट अ लुक अराउंड यू, कह रहे हैं अपने आसपास देखें, इन सब का क्या हो गया है, विटनेस फॉल, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं किसका गिरना, बेबीलोन की सभ्यता का, सीरिया की, प्रसिया की और इजिप्ट की सभ्यता का फॉल हो जाना, गिर जाना। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहाँ है। हम अपने आसपास देखें, आपको रोम और ग्रीस नहीं दिखाई देगा। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप आज खोज सकते हैं कहीं भी क्या, द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन की जो इटली थी उसको आप क्या खोज सकते हैं, और रेदर द एंशियंट रोम, या फिर पुराने रोम को, फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि रोम ही क्या था, इटली था। तो क्या आप आज कहीं भी गिब्बन की इटली को खोज सकते हैं, या कहीं भी पुराने रोम को खोज सकते हैं, क्योंकि जो पुराना रोम था वही इटली था। ठीक है, कह रहे हैं गो टू ग्रीस, ग्रीस जाइए। वेयर इज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहां पर क्या है,
प्रसिद्ध क्या है? एटिक मतलब होता है पुरानी। प्रसिद्ध पुरानी सभ्यता है। प्रसिद्ध कैसी है? पुरानी सभ्यता है। ठीक है? देन कमिंग टू इंडिया, और इंडिया आइए। कह रहे हैं आप फ्रांस जाइए। ठीक है? हाँ, सॉरी, यहाँ फ्रीज लिखा है, ग्रीस होता है। आप ग्रीस जाइए। आप ग्रीस जाइए जहाँ पर वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध पुरानी सभ्यता है। ठीक है? देन कमिंग टू इंडिया, और फिर भारत आइए। लेट इट ग्रो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब होता है जो अभिलेख है यहाँ के पुराने पुराने। ठीक है? तो कह रहे हैं, और यहाँ के जो सबसे पुराने, मोस्ट एंशियंट, जो सबसे पुराने अभिलेख हैं, उनको उठाइए। लेट वन गो थ्रो, और वो उनको उठाइए। भारत आइए और यहाँ के जो सबसे पुराने अभिलेख हैं उनको उठाइए। एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर अपने आसपास देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, और आप यह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। कंस्ट्रेंट मतलब होता है मजबूर हो जाना, और आप यह कहने पर मजबूर या विवश विवश हो जाएंगे। यस, आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप यह कहने पर अवश्य ही मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि जो भारत की पुरानी सभ्यता है, स्टिल लिविंग, वह आज भी जीवित है। कह रहे हैं आप ग्रीस जाइए, जो विश्व प्रसिद्ध जहां पर पुरानी सभ्यता है, वहां की सभ्यता को देखिए, वहां के पुराने अभिलेखों को पढ़िए और सभ्यता को देखिए। इसके बाद आप भारत आइए। देन कमिंग टू इंडिया, भारत आइए और यहाँ के सबसे पुराने अभिलेखों को उठाइए, पढ़िए, और फिर अपने आसपास देखिए, और आप अवश्य ही यह कहने पर विवश हो जाएंगे कि हाँ, जो भारत की सभ्यता है, भारत की पुरानी सभ्यता है, या जो पुराना भारत है, वो आज भी क्या है? जीवित है। ट्रू, सत्य है। दैट देयर वेयर डंग हिप्स, यहाँ क्या है? गोबर का ढेर है। ठीक है? कूड़ा करकट है, या कह सकते हैं गोबर का ढेर है। टू हियर, हियर एंड दियर, यहाँ और वहां। सच है कि यहाँ पर बहुत जगह आपको कूड़ा करकट देखने के लिए मिल जाएगा। बट दियर, ठीक है, अ रिच ट्रीजर बरीड अंडर देम, लेकिन इन्हीं के नीचे क्या छुपा हुआ है? रिच मतलब धन, ट्रीजर मतलब खजाना, मतलब बहुत अधिक खजाना या बहुत धन छुपा हुआ है। बरीड मतलब नीचे। तो ये क्या है? ये जो कूड़ा करकट है, ये भी क्या है? अपने पास बहुत अधिक खजाना, बहुत अधिक धन लिए हुए है, धन छिपा है। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इट दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along material which spiritual line। कह रहे हैं और इसके जीवित रहने का कारण क्या है? एंड द रीजन, और कारण क्या है? वाई, कि यह क्यों सरवाइव कर रहा है, यह कैसे जीवित रह गया? इट दैट इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म, कि जो इसका लक्ष्य क्या है? कि जो हिंदू धर्म है, ठीक है, सेट बिफोर इट नॉट, इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, कि इसने क्या किया है? मटेरियल का, भौतिकवाद का विकास नहीं किया है, बट स्पिरिचुअल लाइन, बल्कि किसका विकास किया है? आध्यात्मवाद का। कह रहे हैं कि और इसकी पुरानी सभ्यता जो अभी तक जीवित है, ये क्यों जीवित है? क्योंकि इसने, ये इसीलिए आज तक सरवाइव कर पा रही है, जीवित रह पा रही है, क्योंकि हिंदुइज्म ने, हिंदुवाद ने डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, इसने पदार्थ का, भौतिकवाद का विकास नहीं किया, बल्कि किसका विकास किया है? स्पिरिचुअल लाइन, आध्यात्मिक आधार है ये। कह रहे हैं आवर सिविलाइजेशन, और जो हमारी सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, और हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, ये हमारी बहुत सारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, सेल्फ इंडिविजुअल्स, बल्कि क्या करता है? हमारी इच्छाओं को, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डिनायल, बल्कि हमारी इच्छाओं को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। ठीक है? और सेल्फ डिनायल, और इसको आत्म इनकार करता है। डिनायल मतलब होता है इनकार कर देना, सेल्फ मतलब होता है आत्म। ठीक है? और क्या कर देता है? इसको आत्म इनकार कर देता है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो हमारा सभ्यता है, हमारा संस्कृति है, और हमारा स्वराज है, ठीक है? ये हमारी बहुत सारी इच्छाओं पर, आत्म इच्छा पर, आत्म विलास पर कह सकते हैं, इस पर डिपेंड नहीं है, इस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बल्कि ये हमारी इच्छाओं को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, और इनको आत्म इनकार करता है। मतलब कि ये हमारी इच्छाओं को हमेशा रोकता रहता है। जो हमारा स्वराज है, हमारी संस्कृति और हमारा सभ्यता, ये हमारी बहुत सारी इच्छाओं को जो है, उसको इंडिविजुअल्स, और हमारी बहुत सारी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं है, इस पर निर्भर नहीं है, बल्कि इन सारी इच्छाओं को यह रोकता है और आत्म इनकार करता है, स्वयं ही मना करता है। कह रहे हैं
यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप का सिविलाइजेशन है, इज यह, ठीक है, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, सूटेड द यूरोपियंस, बट इट विल मीन्स ruin फॉर इंडिया, इट विल endure टू कॉपी इट। कह रहे हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है इज नॉट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यह फॉर द यूरोपियन, यह यूरोप के लोगों के लिए, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया, लेकिन यह क्या करेगा, अगर हम इसका नकल करेंगे, वी इंडिवियर, ठीक है, टू कॉपी इट, अगर हम इसकी नकल करने का प्रयास करेंगे तो ये हमको ruin कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। दिस इज नॉट इट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट, कह रहे हैं दिस इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लिए अडॉप्ट करना, इसको स्वीकार करना, इसको आत्मसात करना, व्हाट एवर मे बी गुड, अच्छा है, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, और जो आत्मसात करने में सक्षम हो बायस हमारे द्वारा, एज इट इज डज नॉट आल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, ठीक है। कह रहे हैं कि हम इसका आत्मसात नहीं कर सकते, हम स्वीकार और इसको आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो यूरोपीय लोग हैं इसमें शामिल होने वाली बुराई से हमें अलग होना पड़ेगा, अलग नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, हमें इससे अलग, इसकी बुराई से अलग नहीं होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यूरोपीय सभ्यता है वो केवल यूरोपियों के लिए है, यूरोपियों के लिए सही है, उनसे मेल खाती है। बट अगर इसकी नकल कौन करेगा, अगर इंडिया करेगा, इसकी नकल अगर भारत के लोग करने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनका नकल करने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भारत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्या करें, टू अडॉप्ट, इसको अडॉप्ट करें, जो कुछ भी अच्छा हो, ठीक है, एसिमिलेट, हम उसको क्या कर लें, आत्मसात कर लें, जो कुछ भी अच्छा हो हम उसे आत्मसात कर लें, और कैपेबल ऑफ एसिमिलेट, एसिमिलेशन बायस, और जो कुछ भी आत्मसात करने में हम सक्षम हो उसे हम स्वीकार कर ले, ठीक है, उसे हम क्या करें, उसे स्वीकार कर ले। नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन will not have to part with whatever evil might have crept into it, कह रहे हैं इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो यूरोपीय लोग हैं इसमें शामिल होने वाली बुराई से अलग हमें नहीं होना पड़ेगा, मतलब उसकी शामिल होने, अगर हम पूरी सभ्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होगा, उसमें जितनी भी बुराई होंगी उनसे, उनका भी शिकार हमें होना पड़ेगा। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे लिए सही है हम क्या करें, उसको आत्मसात कर ले। अगर हम यूरोपीय सभ्यता को पूरी की पूरी कॉपी कर लेंगे, नकल कर लेंगे, तो यह क्या करेगा, यह भारत के लिए बर्बादी हो जाएगा। कह रहे हैं द एंसेस्टेंस सर्च, कह रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं की खोज, ठीक है, निरंतर खोज, किसकी, मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुख सुविधाओं की, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इन सच इन इविल एंड मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियन देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक, कह रहे हैं कि और इसका जो गुणन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणनफल है या बहुलता है, ठीक है, सच एज इविल, वह कैसी है, इविल, इविल दुश्मन की तरह या बुराई है कह सकते हैं, ठीक है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं दैट द यूरोपियन देमसेल्फ, जो यूरोपीय हैं, जो यूरोपीय लोग हैं वो देमसेल्फ स्वयं विल हैव टू रिमोल्ड दियर आउटलुक, वे क्या करते हैं, अपनी दृष्टिकोण से, अपने आउटलुक को, अपने दृष्टिकोण को रिमोल्ड करते हैं, फिर से तैयार करते हैं, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंपोर्ट्स टू विच दे आर बीइंग स्लेव, कह रहे हैं कि यदि वे उन सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स, अगर वे उन सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे नहीं दबेंगे, बिकम स्लेव, दे बिकम स्लेव, वे गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, कह रहे हो सकता है मैंने जो पढ़ा है, मेरी जो सोचने की क्षमता है वो क्या है, गलत हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जो भौतिक सुख सुविधाओं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज है, उसकी बहुलता में ये जो यूरोपियन है कैसे हो गए हैं, ये उनकी बुराई है। और मैं सीधे ये कह सकता हूँ, कहने का साहस रखता हूँ कि यूरोपियन स्वयं के आउटलुक को, अपने दृष्टिकोण को बार-बार बदलते रहते हैं, रिमोल्ड करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मतलब उनकी संस्कृति बार-बार बदलती रहती है। और दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, अगर वे
इस सुख सुविधाओं के बोझ के नीचे नहीं दबेंगे, दे हैव बिकम स्लेव, वे गुलाम हो जाएंगे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है मेरा पढ़ा हुआ गलत हो, मेरा पढ़ना गलत है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीज, कि जो इंडिया है वो क्या है, वो गोल्डन फ्लीज है, मतलब इसको आप कह सकते हैं मृग तृष्णा है, ठीक है। क्या है, मृग तृष्णा है इन द कोर्ट, ठीक है। ये मृग तृष्णा है टू सर्टेन दैट, कि अगर इंडिया ऐसी करती है, अगर इंडिया इसके पीछे भागेगी, तो यह एक मृग मृग तृष्णा है, एक मृग तृष्णा है जो कि सर्टेन डेथ, जो कि डेथ की तरफ, हमको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। मृग तृष्णा आप जानते हैं कि जो मृग होता है, जो हिरन होता है, उसकी नाभि में ही उसके पास वो होता है, कस्तूरी होती है, लेकिन वो पूरे जंगल में कस्तूरी के लिए ढूंढता रहता है और उसी प्यास में वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। कस्तूरी की महक बहुत अच्छी होती है और उसी तृष्णा में, उसी महक के पीछे वो दौड़ता है। अब उसके पास है तो महक उससे तो आगे जाएगी नहीं, उसी के पास रहेगी और ऐसे ही पूरा जंगल वो घूमता रहता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो वही कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए क्या है, ये जा रही सुख सुविधाएं, ये सारी सुख सुविधाएं मृग तृष्णा की तरह हैं और ये कहाँ लेकर जाती हैं, डेथ की तरफ, मृत्यु की तरफ हमें लेकर जाती हैं। लेट अस इनग्रेव इन आवर हार्ट्स इज मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, कह रहे हैं कि पश्चिमी दार्शनिक का एक मोटो, एक आदर्श वाक्य अगर हम सुने, क्या आदर्श वाक्य है उसका, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि क्या करें, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हाई लिविंग एंड वी हैव फ्यू, कह रहे निश्चित है कि जो लाखों लोग हैं उनके पास हाई लिविंग नहीं है, उच्च जीवन नहीं है, वी हैव फ्यू, हम कुछ हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, हम कुछ हैं जो जनता के लिए क्या करते हैं, यह सोचने का दावा करते हैं, रन टू रिस्क, और क्या करते हैं, उच्च जीवन की वेन सर्च, और उच्च जीवन की, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, उच्च जीवन की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और क्या करते हैं, और जो हाई थिंकिंग है, उच्च विचार है, उसको हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मिलियन लोग हैं जो हाई लिविंग में हैं, जो उच्च जीवन जीते हैं और जो उच्च थिंकिंग की तरफ, या कह सकते हैं जो जनता को सोचने का दावा करते हैं, ठीक है, जो हमको सोचने की तरफ या फिर थिंकिंग की तरफ, सोचने की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और हम इस हाई लिविंग में, इस उच्च जीवन में अपना समय जो है वो व्यर्थ खोज जो है वो खत्म कर देते हैं और इस हाई थिंकिंग को, उच्च विचार खो देते हैं, मिस कर जाते हैं, खो देते हैं। कह रहे हैं सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सिविलाइजेशन वास्तव रूप में क्या है, कंसिस्ट नॉट टू द मल्टीप्लीकेशन, ये इच्छाओं को जानबूझकर, बट इन द डिलिब्रेट, और क्या करती है, डिलिब्रेट प्रतिबंध लगाती है, टू द वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन, और जो डिलिब्रेट मतलब हमारी जो इच्छा है, एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन, और जो स्वैच्छिक प्रतिबंध है उसमें शामिल है। कह रहे हैं कि जो भारत की सभ्यता है वो क्या है, वो शुद्ध रूप से क्या है, हमारी बहुत सारी इच्छाओं को जानबूझकर, मल्टीप्लिकेशन बट द डिलिब्रेट, हमारी बहुत सारी इच्छाओं को जानबूझकर, एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन, और स्वैच्छिक प्रतिबंध, वॉलेंट्री मतलब भी वही जानबूझकर, और स्वैच्छिक प्रतिबंध है ऑफ वांट, जो कुछ भी हम चाहते हैं। मतलब सभ्यता क्या है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, हमारी जो कुछ भी इच्छाएं हैं, उनमें क्या करें, हम प्रतिबंध लगा दें, अपनी इच्छाओं को प्रतिबंध लगा दें, उसमें स्वैच्छिक प्रतिबंध लगा दें। कह रहे हैं दिस एलोन इंक्रीजेस द प्रमोट कंटेनमेंट, कह रहे हैं कि हम अकेले क्या करते हैं, संतोष करते हैं, प्रमोट कंटेनमेंट, वास्तविक खुशी और सेवा की क्षमता, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और सेवा की क्षमता। कह रहे हैं हम अकेले, जो हमारे पास सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो क्या इंक्रीज करती है और क्या प्रमोट करती है, रियल खुशी एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और सेवा की क्षमता और वास्तविक खुशी को प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती है। तो जो भारत की सभ्यता है वो क्या है, हमारी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाती है और जो हमारी स्वैच्छिक इच्छाएं हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसको रोकती है, और सही अर्थों में देखें तो यह हमारी रियल खुशी को, रियल हैप्पीनेस को, वास्तविक खुशी को बढ़ाती है और हमारी सेवा की क्षमता को बढ़ावा देती है। कह रहे हैं अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, हार्मोनी का अर्थ होता है सामंजस्य, जो हमारा शारीरिक सामंजस्य होता है, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट टू अबव द सर्टेन लेवल ऑफ बिकम टू द हिंड्रेंस, ठीक है, वो हमको क्या करता है, बांधा पहुंचाता है। तो
तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सर्टेन डिग्री है ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्मोनी, कुछ हद तक के जो हमारी शारीरिक सामंजस्य है और कंफर्ट और जो हमारा आराम है इज नेसेसरी, वो आवश्यक है हमारे लिए। मतलब अगर एक सीमा के अंदर आप अपना शारीरिक सामंजस्य बैठाते हैं या फिर आराम खोजते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। मतलब बहुत ज्यादा सुख सुविधा नहीं लेना, लेकिन अगर एक सीमा तक, एक कुछ हद तक आप आराम करते हैं, शारीरिक सामंजस्य अपनाते हैं तो वो क्या है, सही है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन उस लेवल से, उस सीमा से अधिक, इट बिकेम हिंड्रेंस, या हमको बाधा पहुंचाती है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, सहायता से। अगर आप बहुत अधिक सुख सुविधाओं के शिकार हो गए तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमको क्या करती है, बाधा पहुंचाती है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, सहायता करने की जगह। इंस्टेड का मतलब होता है के स्थान पर, सहायता के स्थान पर ये क्या करती है, हमको बाधा पहुंचाती है। डियर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग ऑन अनलिमिटेड नंबर, कह रहे हैं और असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करना, ऑफ वांट, असीमित संख्या में इच्छाएं पैदा करना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उनसे संतुष्ट होना, टू बी अ डिलीशियस एंड स्नेर, यह क्या है, डिलीशियस, डिल्यूजन, एक भ्रम है, डिल्यूजन क्या है, एक भ्रम है, और स्नेर, और एक जाल है, ये हमको एक फंदा है, फांसी का फंदा समझ लीजिए, एक फंदा है, ये हमको उसी में डेथ की तरफ, मृत्यु की तरफ ले जाता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की जो फिजिकल, शारीरिक आवश्यकता होती है उसको संतुष्ट करना, सेटिस्फैक्शन करना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड, और जो उसकी बौद्धिक क्षमता होती है, बौद्धिक आवश्यकता होती है, ठीक है, वंस नैरो सेल्फ, ठीक है, उसको क्या करती है, संकीर्ण कर देती है। मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, और डेड स्टॉप, वो कहाँ लेकर के जाती है उसको, एक डेड स्टॉप, एक मृत्यु के स्थान पर लेकर के जाती है, बिफोर इट डिग्नरेट्स इनटू अ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वालेट्यून्स, वालेट्यून्स मतलब होता है कामुकता, ठीक है। तो कह रहे हैं कि शारीरिक और बौद्धिक कामुकता, या कह सकते हैं विलासिता, विलासिता में बदलने से पहले, शारीरिक और बौद्धिक बौद्धिक विलासिता में बदलने से पहले, व्यक्ति की जो नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है, वो शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदलने से पहले किसी की शारीरिक जरूरतों की संतुष्टि, यहाँ तक कि अपने संकीर्ण आत्म की बौद्धिक जरूरतों को भी एक निश्चित बिंदु पर एक मृत पड़ाव मिलना चाहिए। मतलब कि अगर आप विलासिता का जीवन जीने लगेंगे तो वो सही नहीं है। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब वो फिजिकल और शारीरिक और बौद्धिक विलासिता का जीवन जीता है, उसके पहले उसके पास एक पड़ाव आता है, एक रास्ता आता है, जहां पर क्या होती है, एक सीमा होती है, जिसमें उसकी शारीरिक आवश्यकताएं और उसकी बौद्धिक आवश्यकताएं पूरी होती, और जब उस सीमा को लांघ कर वह आगे बढ़ जाता है, तब उसके पास क्या आता है, तब उसके पास फिजिकल, शारीरिक विलासिता आ जाती है और बौद्धिक विलासिता आ जाती है, और वही विलासिता उसको मृत के पड़ाव पर लेकर जाती है, मतलब मृत्यु स्थान पर लेकर चली जाती है। तो कोई भी जब एक सीमा से आप आगे बढ़ेंगे तो वो रास्ता, अगर आपको मान लीजिए 5 किलोमीटर आपका घर है, स्कूल है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो है ये स्कूल है आपका, ये आपका घर है, ये आपकी मार्केट है, जाएंगे तो इसी स्कूल से होकर के जाएंगे ना। तो वही बात है कि ये जो है, ये लिमिट वाला पॉइंट है आपके पास, और ये जो है, ये विलासिता वाला पॉइंट है आपके पास। तो कह रहे कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, इस लिमिट से होकर इस विलासिता पर जाएगा, और अगर इस लिमिट को आपने लांघ लिया, मतलब ये क्या है, ये आपकी बौद्धिक आवश्यकता है और शारीरिक आवश्यकता है, और जब इस आवश्यकता से आप आगे बढ़े तब आप विलासिता की तरफ जाएंगे, और जहां आप विलासिता की तरफ लेकर गए वही आपका मृत का स्थान होगा, वही आपके मृत्यु का पड़ाव होगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया, यही आपका लास्ट पैराग्राफ था। कह रहे हैं कि कुछ हद तक जो हमारा शारीरिक सामंजस्य है और जो हमारा कंफर्ट है, हमारी शारीरिक आराम है, वो हमारे लिए आवश्यक होती है, लेकिन अगर हम इसकी सीमा को लांघ लें, सीमा से एबव आगे जाने लगे, तो ये हमारे लिए बाधा बन जाएगी, किसके स्थान पर, सहायता के स्थान पर। तो सहायता के स्थान पर हमारे लिए बाधा बन जाएगी। कह रहे हैं कि अगर हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड नंबर की हों, असंख्य इच्छाएं हों, तो वे हमें सेटिस्फाइंग करेंगी, वे हमें संतुष्ट, अगर हमको बहुत सारी अपनी अनलिमिटेड असंख्य इच्छाओं को संतुष्ट करना हो, तो वो हमको कहाँ लेके जाएंगी, डिल्यूजन एंड स्नेर की तरफ, भ्रम और जाल की तरफ, या फंदे की तरफ लेकर के जाएंगी, मृत्यु की तरफ लेकर के चली जाएंगी। कह रहे हैं कि उसी स्थान पर जो हमारी विलासिता होती है, या जो हमारी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक आवश्यकता होती है, और जो फिजिकल नीड होती है, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता होती है,
वो आवश्यक होती है। लेकिन एक पॉइंट के आगे, एक स्थान के आगे जब हम कहाँ चले जाते हैं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वाले टूनेस वाले टूसनेस में चले जाते हैं, मतलब विलासिता में। जब हम फिजिकल और बौद्धिक विलासिता की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, तो वह बिंदु पर एक मृत पड़ाव हमको मिलना चाहिए, एक मृत का स्थान मिल जाता है और वहीं हमारा अंत हो जाता है। वहीं से हम अपनी वांट्स के, अपनी इच्छाओं के प्रति मैडनेस, पागल होते चले जाते हैं। ठीक है? तो ये जो लेक्चर है आपका, ये जो व्याख्या है आपकी, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। सारी व्याख्या हमने 2-2 बार देख ली है। ठीक है? और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा, तो फिर हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप रिवीजन करेंगे, इसका अर्थ आपको साथ-साथ दिया गया। जो टफ शब्द हैं, उनके भी अर्थ आपको यहाँ पर साथ-साथ दिए गए हैं। उसी ही कह सकते हैं, उसी कलर में दिए गए हैं। ठीक है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये वही-वही कलर के वही-वही अर्थ है और यहाँ से आप बहुत आसानी से अर्थ को समझ सकते हैं।